Hmm. Okay. So till yesterday we have seen certain topics. Then we'll get to know. We'll have a quick revision over that little questionnaire, and then we will move ahead. I'll write some of the call sign. Anyone, please do let me know the full form of it. Okay? Anyone can read. Anyone can take the oppor- opportunity and lead the answer. Open for all. Go ahead. I fly क्या 789er. पढ़े इसको? Air India 99908. ये गो ahead. ये वाला Air India Express 99908. very good. And this one? Star Airlines Express. स्टार एयर वाले हाई स्टार बोलते हैं, राइट? आप ही की कंपनी है, पायलट से पूछना एक बार क्या बोलते हैं, ठीक है? स्टार एयर भी चलता है, नो डाउट, एज आई सेड, कंपनी का भी नाम लोगे तो चलेगा, बट इट शुड बी हाई स्टार 967. वेरी गुड, गो अहेड. दिस वन? Go ahead, go ahead. This one? 998. And this one? Go First 887. Very good. ये वाला? जेट एयरवेज 123. ठीक है. And this one? इंडियन एयरलाइंस 117. ठीक है, एक मेजर मिस हो गया, इसका आ सकता है क्वेश्चन. Akasa Air 968. ठीक है. सो मोर और लेस दीज आर द पॉपुलर एयरलाइन जिनसे क्वेश्चन आते हैं. हालांकि आपको मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन देखने को मिलेगा ओनली फ्रॉम इंडिगो एंड एयर इंडिया, ठीक है? इससे ज्यादा आपको फ्लाइट प्लान में नहीं मिलेंगे. एक आध पुराना क्वेश्चन है तो आईसी इंडियन एयरलाइंस से मिलता है, बाकी मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन विल बी फ्रॉम इंडिगो एंड एयर इंडिया वाला. डन. Now, who is going to tell me how many categories of wake turbulence and what is the distribution of weights according to the wake turbulence category? 3 हाई मीडियम लो. कौन? हाई मीडियम लो. ओके, क्या है ये सब? ये अकॉर्डिंग टू द वेट कैटेगराइज किया जाता है कि आपका इंजन एग्जॉस्ट कितना टर्बुलेंस दे सकता है. ठीक है. लो वाले का वेट कैटेगरी कहाँ तक है? 7000. अप टू 7000 Less kg. than अप वेरी टू गुड. 7000. हाँ, मैक्सिमम टेक ऑफ वेट. मीडियम का? मीडियम का था 7 to 1,36,000. वेरी गुड, 1,36,000. ठीक है. तो आपके जितने भी एयरलाइनर्स के एयरक्राफ्ट हैं सब के सब मीडियम में आते हैं, ठीक है? Is that voice is disturbing you, right? That started very loudly. म्यूजिक आ रहा है क्या? प्लीज डू लेट मी नो. म्यूजिक का नॉइज डिस्टर्बिंग है तो चलेगा? नहीं उतना नहीं आ रहा है. But हाँ, थोड़ा सा फील होता होगा, बट इफ इट विल वर्क देन इट्स ओके, बिकॉज मैं म्यूजिक तो नहीं बंद करवा सकता जाके, बट आई विल ट्राई समथिंग टू इट मिनिमाइज इट, ठीक है? So most of the aircraft belongs to medium wake turbulence category, and few people are working in airline only. So let me tell you some of the aircraft model for your example. आपको जब एग्जाम में मिलेगा ना पर्दा, wait a second, let me just try to reduce the noise.
ठीक है। सो लेट मी टेल यू सम ऑफ द एयरक्राफ्ट मॉडल फॉर योर रेफरेंस, क्योंकि एग्जाम में कई बार जो एयरक्राफ्ट का मॉडल आएगा वो बहुत अटपटा सा आएगा। हाउ, जस्ट हैव अ लुक। लाइक कि आपको बोइंग लिखा रहेगा सिर्फ एयरक्राफ्ट टाइप में, बोइंग। तो कभी भी जब बोइंग लिखा रहेगा ना, तो इसको सिर्फ बोइंग नहीं पढ़ना है, इसको आप थोड़ा सा एक मॉडल ऐड करके बोलोगे। बोइंग 737, 747 या बोइंग 777, इस टाइप से। एग्जाम में लिखा रहेगा सिर्फ और सिर्फ एयरबस, तो आपको बोलना पड़ेगा एयरबस 319 या फिर एयरबस 320। ठीक है, 321। एयरबस के ज्यादातर मॉडल आप लोगों को पता होंगे। तो हाँ हाँ मॉडल हम खुद से ऐड कर सकते हैं? हाँ हाँ, गो हेड गो हेड। तो मॉडल से हम अगेन। खुद से ऐड कर सकते हैं? यस यस यस, खुद से, खुद से। एग्जाम के क्वेश्चन में आपको सिर्फ मैन्युफैक्चरर का नाम लिखा रहेगा, बाकी मॉडल आपको खुद से बोलना है। तभी मैं आपको ये एग्जाम्पल पढ़ा रहा हूँ कि आप इन सब में से कुछ भी बोलो, लेकिन उसको कंप्लीट करो। ठीक है, लाइक दिस 350 या 380 इस टाइप से आप पूरा बोल लो। देन हाँ, 380 और 350 बोलने में थोड़ा कॉशियस रहना, क्योंकि वेक टर्बुलेंस जब मीडियम रहता है मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में, तो आप इन्हीं सब में से चूज करो। देन अगर रहेगा आपका ATR, तो ATR 72 या ATR 42, ये दोनों मॉडल हैं ATRs में। देन ये तो हो गया आपके एयरलाइनर के एयरक्राफ्ट। एक और बम्बार्डियर का Q400 है, विच इज बीइंग यूज्ड बाय स्पाइस जेट। ये तो हो गया आपके कॉमर्शियल एयरलाइंस के मॉडल। ठीक है, इसके अलावा कई बार जनरल एविएशन के एयरक्राफ्ट मॉडल्स लिखे रहते हैं, जो कि मोस्ट ऑफ द पर्सन को पता नहीं चल पाता, बिकॉज उनका एक्सपोजर कम रहता है टू द जनरल एविएशन। सो लेट मी टेल यू सम ऑफ द एग्जांपल फॉर दैट एज वेल। ठीक है, अगर लिखा रहेगा सिर्फ बम्बार्डियर, ठीक है, ऐसा लिखा रहेगा, या तो लिखा रहेगा बम्बार्डियर या फिर कई बार लिखा रहेगा चैलेंजर, इस टाइप से। अगर बम्बार्डियर रहा करे ना, तो आप बोला करो बम्बार्डियर 5000। ठीक है, हालांकि ये ग्लोबल 5000 होता है। ठीक है, तो आप बोला करो 5000 या 6000, ऐसा बोला करना बम्बार्डियर रहा करे तो। ठीक है, या फिर बोला करो बम्बार्डियर 100, बम्बार्डियर 100 या 5000 या 6000। अगर चैलेंजर रहा करे तो बोला करना चैलेंजर 300 या फिर चैलेंजर 650, इस टाइप से। अगर रहा करे एम्बरर, ठीक है, खाली एम्बरर लिखा रहेगा। अगर एम्बरर रहा करे तो उस केस में आप लोग बोला करना एम्बरर 135 या एम्बरर 145 या फिर एम्बरर 700 या फिर एम्बरर 100। ये 4-5 मॉडल आप एम्बरर में बताना। ठीक है, कई बार लिखा रहेगा बीच किंग, ठीक है, या फिर लिखा रहेगा सिर्फ किंग एयर, इस टाइप से। अगर किंग एयर रहा करे तो बोला करना किंग एयर 90, किंग एयर 200, इस टाइप से। डन। तो यही सब। अगर हॉकर रहेगा, ठीक है, समटाइम्स हॉकर आते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम्स हॉकर के तो नहीं देखा है। हॉकर रहा करे तो बोला करना हॉकर 125 या हॉकर 700, इस टाइप से। तो इफ यू आर वर्किंग इन एयरलाइन, देन यू नीड टू नो सम ऑफ द पॉपुलर बिजनेस जेट्स जो कि एग्जाम में आते हैं। तो अब अचानक से आपके पास आ जाएगा, सो यू शुड नॉट बी सरप्राइज्ड ऑफ दैट। बस एक मॉडल ऐड करके बोल दिया करना। ठीक है, हाउएवर अगर इस नंबर को बोलने में थोड़ा बहुत अप डाउन भी रहेगा ना, उनको उतना टेंशन नहीं रहता है, बिकॉज उनको भी इतने सारे वेरिएंट्स याद नहीं रहते हैं। ठीक है, दे आर द एग्जामिनर्स, दे आर नॉट द रियल फील्ड प्रैक्टिशनर्स। तो हो सकता है याद हो सकता है याद नहीं भी हो। ठीक है, तो आप बस मॉडल ऐड करके बोला करना, आधे पे मत छोड़ा करना। ठीक है, खाली एम्बरर नहीं बोलना है, खाली एयरबस नहीं बोलना है, कुछ ना कुछ ऐड करके। हमें आंसर लिखते टाइम सेम आंसर रिपीट करना है। हाँ, सेम आपको बोलना पड़ेगा। सपोज आप जब आंसर दिया करोगे तो आप एक प्लान बताओगे ना, कि मुंबई टावर विक्टर टेंगो विक्टर रोमियो लिमा, ठीक है, मुंबई टू दिल्ली अंडर IFR, ठीक है, बम्बार्डियर 700 सीरीज, इस टाइप से। तो आऊंगा उस चीज तो पे जहाँ पे आपको ये चीज मेंशन करना पड़ता है। तो अभी बस ध्यान रखना कि मॉडल कौन कौन से हैं, ठीक है, और कौन कौन से मॉडल को आप आंसर में इंक्लूड कर सकते हो। डन। जितने कैंडिडेट बैठते हैं सबका अलग अलग होता है क्या क्वेश्चन? रिपीट 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 रिपीट, बहुत सारा रिपीट। ठीक है, 20 टॉपिक ही हैं टोटल। ठीक है,
तो इतने में क्वेश्चन रिपीट ही होगा। क्वेश्चन इन द सेंस हो सकता है कि कई बार स्टेटमेंट पूरा रिपीट हो जाए, कई बार पूरा का पूरा लाइन रिपीट हो जाए, बट क्या रहेगा आपका, टॉपिक सेम रहेंगे, थ्योरी सेम रहेंगे, ठीक है, टॉपिक्स में वेरिएशन नहीं रहेगा। नाउ today we'll see the chart reading techniques, but before going ahead, let me open the calendar. What should be taught today? Let's see. We had completed 5 days including today, right? हमने 12 से स्टार्ट किया था या 15 से, पता नहीं, आई थिंक एक दिन ब्रेक लेके 12 से स्टार्ट किया था, सो दिस शुड बी 6th क्लास. So we have covered all the topic till lecture 3. I'm taking it out. Please do let me know if you have confusion over anything. Then we have seen echolocation designator, flight rule and flight plans. ठीक है, ATC ऑफिस हायरार्की हमने देखा, फ्रेजेस हमने देख लिया है. Today reciprocal of run भी हमने देख लिया. Today we will see chart reading techniques, and after chart reading techniques we'll also have a look on some of the basic call structures, ठीक है, so that you can be get involved into the class. नहीं तो आपको थोड़ा सा डिस्टेंस लगा करेगा. So we'll have a basic structure calls and chart reading techniques together. For that we'll open the chart and I suggest to everyone, please take the color print out of chart. आपको 2 टाइप के चार्ट दिए गए हैं, ठीक है, याद रखना. जो आपको स्टडी मटेरियल में चार्ट दिए गए हैं, 2 टाइप के चार्ट दिए गए हैं. एक चार्ट में ऊपर सिर्फ लिखा रहेगा रूट चार्ट 1 2 3 4 5 6 7 8, और दूसरे वाले चार्ट में आपको लिखा रहेगा हाइपोथेटिकल रूट चार्ट वर्जन 2, ठीक है, ये वाला रहेगा वर्जन 2. तो आपको दोनों टाइप के चार्ट के प्रिंट आउट लेने हैं, वो भी कलर, ब्लैक एंड व्हाइट नहीं. हार्ड एग्जाम कॉपी में प्रिंट कलर लेना, चाहिए आता है. कलर ही रहता है. यस, एग्जाम में कलर ही रहता है. डन. और एज इट इज सेम रहता है. अगर मैं आपको ये चार्ट दिखा रहा हूं, अगर आप कंप्लेन कर रहे हो कि सर ये चार्ट तो थोड़ा क्लियर नहीं है, थोड़ा सा हेजी है, मीन्स पिक्चर क्वालिटी अच्छी नहीं है, एग्जाम में भी यही घटिया पिक्चर क्वालिटी आएगी आपको, ठीक है. तो बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, वहां भी एचडी प्रिंट आउट अवेलेबल नहीं है. सेम ऐसा ही घिसा पिटा चार्ट आपको एग्जाम में मिलेगा. उसमें तो कई बार पेन मार्किंग्स भी रहते हैं, क्योंकि कोई पुराना स्टूडेंट उसका आंसर करके गया हुआ रहता है. तो ये दोनों चार्ट के प्रिंट आउट लेने हैं, एज इट इज आते हैं, नो वेरिएशन, नॉट अ सिंगल वेरिएशन. और हार्ड कॉपी में कलर प्रिंट आउट लेना है, तब आप क्लास में बेटर प्रैक्टिस कर पाओगे, ठीक है. और इस चीज में कोई कंजूसी नहीं करेगा, ठीक है. 10-20 रुपए का हार्डली प्रिंट आउट आएगा, सब लोग कलर प्रिंट आउट लेके रखेंगे अपने पास. अगर आप ये सोचोगे कि मोबाइल से चार्ट निकाल के प्रैक्टिस हो जाएगी, बहुत प्रॉब्लम आएगी इन फ्यूचर, ठीक है. क्या प्रॉब्लम आएगी वो भी मैं आपको रियलिस्टिक दिखाऊंगा कि कैसे प्रॉब्लम आता है ऑनलाइन चार्ट के प्रैक्टिस करने से. तो हार्ड कॉपी रखेंगे सब लोग, क्लियर. इसमें कोई भी कंजूसी नहीं करेगा. हाँ, मे बी 1-2 दिन का टाइम आपको लग जाए, आज नहीं तो कल ले लो, बट लेके रखो, कल से परसों तक में सब लोग ले लो. So we had practiced the chart of 1st and 6th till yesterday. Today we'll have a look on chart number 2. ठीक है, आज हम लोग चार्ट नंबर 2 के एयरपोर्ट्स कोड का प्रैक्टिस करेंगे. एंड देन we will also see how to read this chart, ठीक है, how to read this chart, how to interpret it, ठीक है, what is important and what to be done. So today we are going to see that. क्या गया? Just a second. Now, who is going to tell me the airport's name? I think this was very similar to chart number 1. So फटाफट आप लोग इको लोकेशन डेजिग्नेट बेटर बताओ, टाइम बिना ज्यादा कंज्यूम किए हुए. Who is going to tell me about Delhi? दिल्ली एंड लखनऊ, जो कोई बताएगा एक साथ बताएगा. विक्टर इंडिया, Delhi VID, Victor India, Delta Papa. लखनऊ, Victor India, Lima Kilo. वेरी गुड. ग्वालियर आगरा एज इट इज है. ग्वालियर आगरा दोनों बताओ एक साथ.
Go ahead. Victor India Alpha Alpha. Victor India Alpha Golf for Agra. Alpha Victor India Golf. Alpha Golf. Right? हाँ Gwalior. हाँ, ग्वालियर का Victor Alpha Golf Alpha. Excuse me. विक्टर अल्फा नहीं, विक्टर इंडिया गोल्फ अल्फा, ठीक है, ये नदर्न एफआईआर है। ओके, देन हु इज गोइंग टू टेल मी अबाउट, हाँ, हु इज गोइंग टू टेल मी अबाउट इलाहाबाद एंड वाराणसी। सियरा विस्की पापा, डोंट वरीड, इफ यू आर ट्रेवलिंग देन डोंट टेक बॉदर, ठीक है, चलेगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। इफ यू नो, ठीक, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, परेशान मत हो, डोंट गेट वरीड। इफ यू नो तो आपको पता चल ही रहा होगा, तो प्रॉब्लम नहीं करनी है फेस, ठीक है, टेक इट इजी। वाराणसी एंड इलाहाबाद, any other station, give the answer. Do participate guys. Great. हाँ, इसी से तो आपका फ्रैंकनेस बढ़ेगा, नहीं तो एग्जामिनेशन हॉल में इतना प्रेशराइज्ड फेस करोगे खुद को एंड इतना नर्वस हो जाओगे कि आपसे आंसर नहीं बन पाएगा, जो कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट में प्रॉब्लम होती ही है। विक्टर इंडिया अल्फा पापा फॉर इलाहाबाद एंड फॉर वाराणसी विक्टर इंडिया ब्रावो नंबर। ब्रावो नवंबर, वेरी गुड। देन अभी चलते हैं फिर से वेस्टर्न एफआईआर में। वेस्टर्न एफआईआर का क्या है एफआईआर कोड, हु इज गोइंग टू टेल? Alpha. अल्फा, वेरी गुड। देन व्हाट इज द एयरपोर्ट नेम्स फॉर दीज 3 एयरपोर्ट्स? भोपाल, नागपुर एंड खजुराहो, तीनों एक साथ बताओ कोई भी। Victor Alpha Bravo Papa for Bhopal. गुड, Kilo Juliet for Khajuraho. And ठीक है। Victor November Golf for Nagpur. नवंबर गोल्फ नहीं, नवंबर पापा, Sorry, November Papa. ठीक है। Then we'll come to Eastern FIR. Who is going to tell me about Patna and Gaya एक साथ? ट्राई करो, पटना का ट्राई करो, बहुत सिंपल है। Victor Echo Papa Tango. वेरी गुड, विक्टर एको पापा टेंगो। व्हाट अबाउट गया? Victor Echo Golf Charlie. It should be Golf Charlie as per the rule, but in reality it is Victor Echo Golf Yankee. Clear? गया का इसमें याद रखना, विक्टर एको गोल्फ यांकी। व्हाट अबाउट रांची एंड जमशेदपुर, दोनों एक साथ बताएंगे कोई भी। गो अहेड। Go ahead, do it fast guys. Victor Echo Romeo Charlie for the Ranchi. And Victor Echo Juliet Sierra for the Jamshedpur. And Kolkata? कोलकाता का क्या है? विक्टर इको चार्ली चार्ली। Very good. So in this chart you can see there are certain exceptions. The very popular Delhi, ठीक है, VIDP, for भोपाल VABP, ठीक है, कोलकाता का VECC and गया का VEGY. So make a note, have it with you. Done? Chart number 2 हो गया. Now we are going to see today the chart reading techniques. How to read this chart. ठीक है? So we'll see the example of 2 type of chart. जो मैं आपको बोल रहा हूँ ना, 2 चार्ट, आप इन दोनों चार्ट्स को गौर से देखना। आप क्या देखोगे? I'll show you very soon. आप देखोगे दोनों चार्ट्स सिमिलर हैं, ठीक है, सिमिलर हैं, सेम नहीं, ठीक है, दोनों एक जैसे हैं, एक नहीं है, ठीक है। आप देखो थोड़ा सा आपको अंतर दिखेगा। एक तो पिक्चर क्वालिटी घटिया है पुराने वाली की,
नए वाले का थोड़ा HD प्रिंट आउट है, ये थोड़ा क्लियर रहेगा ज्यादा। डन। उसके अलावा आप क्या देखोगे कि we'll open the chart number 2 only so that you can understand very easily. उसके अलावा आप क्या देखोगे, जो आपका ये देखो जहां पे दिल्ली मुंबई FIR लिखा हुआ है, तो जो वर्जन 2 का चार्ट है, ठीक है, जो कि नया चार्ट है, और एक है पुराना चार्ट। क्या हुआ एक्चुअल में, WPC पीपल हु आर यूजिंग दिस चार्ट, ये वाला राइट साइड वाला ओल्ड वन, एंड लेटर ऑन दे हैड डिसाइडेड टू जंप ऑन वर्जन 2। बट अभी भी क्या होता है ना कि वो कभी भी किसी भी एग्जाम में किसी भी टाइप का चार्ट दे देते हैं। When I was giving the examination, I had faced the same. When I was in Hyderabad, मेरे को वर्जन 2 वाला चार्ट मिला, एंड when I had given exam in Delhi, मुझे ये वाला चार्ट मिला, ओल्ड वाला। तो 2 ही बार मैंने एग्जाम दिया, तो मैंने खुद ये चीज फेस किया कि अलग अलग मिले यार। Then I had asked many of our students and my colleagues, मिक्स्ड रिएक्शन आया हर बार कि सर ये वाला दिया था या ये वाला दिया था। सो व्हाट वी डू, ठीक है, विल डू प्रैक्टिस ऑन बोथ, ठीक है, बिल्कुल भी एक्सेप्शंस या टोटल डिफरेंस नहीं है, ठीक है, माइनर सा डिफरेंस है। हम लोग एक साथ प्रैक्टिस करेंगे, दोनों पे प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, बारी बारी से। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन सी ओवर द चार्ट द थिक ग्रीन कलर लाइन, ठीक है, थिक ग्रीन कलर लाइन, ये कहलाता है FIR बाउंड्री, ठीक है, फ्लाइट इंफॉर्मेशन रीजन के बाउंड्री। हाउएवर आई सजेस्ट यू द मैप रीडिंग्स, ठीक है। व्हेनेवर वी वेर इन स्कूल, हम लोग जब स्कूल टाइम पे थे, कॉलेज टाइम पे तो ज्यादा नहीं, बिकॉज मेरा कॉलेज ज्यादा क्रिएटिव रहा नहीं। अगर आप लोगों ने भी एम किया होगा तो कॉलेज टाइम ज्यादा क्रिएटिव नहीं रहा होगा फॉर श्योर। सो व्हेन आई वाज इन स्कूल, उस टाइम पे हम लोग मैप बनाया करते थे जस्ट फॉर प्रैक्टिस, ठीक है, फॉर द असाइनमेंट्स। किसी विलेज का मैप बनाया, किसी सिटी का मैप बनाया, या फिर मैप रीडिंग किया करते थे हम लोग। क्लास 5th-6th में इंडिया का मैप दे दिया जाता था एंड वी हैड टू मार्क कि वेयर इज दिस सिटी, वेयर इज दैट स्टेट, कहाँ पे कौन सा पहाड़ पाया जाता है, कहाँ पे कौन सा रिवर पाई जाती है, लाइक दैट। सो वी वेर डूइंग दैट ऑन द मैप, ठीक है, दैट वाज अ सिलेबस ऑफ CBSE। तो आप वहां पे क्या देखते थे जनरली कि वहां पे जब हम लोग मैप बनाते थे ना, तो किसी ना किसी टाइप के साइन लैंग्वेज का यूज करते थे हम लोग टू रिप्रेजेंट समथिंग। हाउ कि अगर कोई इस तरह से झंडा बनाए हुए है, किसी टाइप का फ्लैग है, सो दिस वाज इंडिकेटिंग टेम्पल, राइट। अगर ब्लू कलर का ऐसा फ्लो बना दिया, सो दिस वाज इंडिकेटिंग रिवर, ठीक है। इस टाइप का कोई साइन बना दिया तो दिस वाज इंडिकेटिंग ब्रिज, पूल, या फिर सपोज प्लस का साइन बना दिया ऐसा तो हॉस्पिटल, ठीक है। सो लाइक दैट वी वेर यूजिंग साइन लैंग्वेज। तो जब आप कोई भी मैप बनाते हो या जब आप किसी भी टाइप का डायग्राम बनाते हो बेसिकली, तो आप वहां पे ऐड करते हो लेजेंड्स, ठीक है, इनको बोलते हैं लेजेंड्स, कि आपने जो भी कोड लैंग्वेज यूज किया है या जिस भी टाइप का ग्राफिक्स को आपने यूज किया है, उसका मीनिंग क्या है, उसको हम क्या समझेंगे। सो हियर यू कैन सी थिक ग्रीन कलर लाइन, हर चार्ट पे आपको लेजेंड्स मिलेंगे, ठीक है। तो इस चार्ट में जो थिक ग्रीन कलर का लाइन होता है वो होता है FIR बाउंड्री का लाइन, मींस दैट इंडिकेट्स दिस इज द बाउंड्री ऑफ FIR, ठीक है। तो ये FIR बाउंड्री, यहां से ऊपर दिल्ली FIR, यहां से नीचे मुंबई FIR, लाइक दिस। एवरी ग्रीन थिक कलर लाइन यू विल सी सम annotations about their FIR markings. मुंबई कोलकाता FIR देखो, दिल्ली कोलकाता FIR, like this. So thick green color line is representing FIR boundary. You can see there is little variation. How? पुराने वाले में green thick line पे black color के dot है, but नए वाले में plain green color का thick line है। Isn't it? Everyone getting it? समझ में आ रहा है ये चीज? Yes. तो दोनों में वेरिएशन है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत अलग है, समझने लायक वेरिएशन है। क्लियर? सो दिस इज FIR बाउंड्री। नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट लेजेंड, ठीक है। अब FIR बाउंड्री के बाद आप ध्यान दो, जितने भी थिन
ब्लैक कलर के लाइंस हैं, ठीक है, पतले ब्लैक कलर के लाइंस हैं, वो सब कहलाते हैं एटीएस रूट, एयर ट्रैफिक सर्विसेज के रूट। वो रूट डिसाइड करते हैं, ठीक है, वो रूट डिसाइड करते हैं कि अगर हम सपोज भोपाल से खजुराहो जाएंगे, तो हम लोग जनरली भी करते हैं ना, सपोज हम लोग दिल्ली से मुंबई जा रहे हैं तो बोलते हैं कि NH7 के थ्रू जाओ या NH30 के थ्रू जाओ, इस टाइप से, इन आवर डे टू डे प्रैक्टिसेस। Similarly, when we go to certain location in air, we need to choose certain routes only. We cannot plan our flight without any significant route. ठीक है, हम लोग डायरेक्ट फ्लाई नहीं कर सकते, किसी न किसी रूट के थ्रू ही फ्लाई करना पड़ेगा। सो भोपाल से खजुराहो हम इस रूट के थ्रू जाएंगे या इस रूट के थ्रू जाएंगे, ठीक है। अब कई बार आपको हो सकता है देखने को मिले, सपोज कि आपको दिल्ली से, ठीक है, दिल्ली से खजुराहो जाना है, तो ऐसा डायरेक्ट नहीं मारने का, ठीक है। अगर दिल्ली से खजुराहो जाना है तो ऐसा नहीं करने का कि यहां से डायरेक्ट इस टाइप से एक रूट मार देंगे, नहीं, हमेशा किसी न किसी रूट को ही पकड़ के जाना है। आप चाहो तो वाया भोपाल आओ, ठीक है, इस टाइप से जाओ खजुराहो, या फिर वाया लखनऊ, इस टाइप से, किसी न किसी रूट के थ्रू, डायरेक्ट नहीं मार सकते। तो जब हम कोई ना कोई रूट पकड़ेंगे तो थिन ब्लैक कलर लाइन इंडिकेटिंग द रूट्स। एंड जैसा डे टू डे लाइफ में आप देखते हो रोड के नंबर होते हैं, NH7, NH8, महात्मा गांधी रोड, सरदार पटेल रोड, इंदिरा गांधी रोड, लाइक दैट। सिमिलरली हर एक रूट का कोई ना कोई कॉल साइन होता है, उसका भी कोई ना कोई नाम होता है, ठीक है। तो यू कैन सी द रूट गोइंग फ्रॉम भोपाल टू खजुराहो इज नोन एज विस्की 40, ठीक है, ये रूट हो गया विस्की 40। तो हर एक रूट के आसपास उसका कॉल साइन लिखा रहेगा, कई बार काफी क्लोज लिखा हो सकता है, कई बार दूर दराज में लिखा हो सकता है, बट लिखा जरूर रहेगा, ठीक है। ये देखो, ये है विस्की 10, विस्की 20, यहाँ पे आपको थोड़ा सा अलग टाइप के वेनोटेशन दिख रहे होंगे, ठीक है। तो अब पहले इसको समझते हैं। सबसे पहले तो बेसिक चीज, कोई भी रूट हो उसका नाम लिखा रहेगा। गोल्फ 450 दिख रहा है, विस्की 9er, अल्फा 791। अब आप बोल सकते हो कि सर जलालाबाद से इबूदा तक में रूट का नाम नहीं लिखा हुआ है। तो होता है, स्पेस को बचाने के लिए, स्पेस को क्लियर रखने के लिए कई बार रूट आगे पीछे लिख देते हैं। तो यही रूट हमेशा थ्रू आउट द लेन काम आएगा, एक लाइन पे एक बार में एक ही रूट का नाम लिया जाता है, ठीक है। तो थोड़ा सा आगे पीछे नजर मारोगे आपको रूट का नाम दिखेगा। डन। तो कुछ भी हो जाए, आपको हर एक एरिया में रूट का नाम दिखेगा। जैसे ये वाला देखो, ये जो मैं ब्लू कलर का एरिया मार्क कर रहा हूं, ऐसा मत सोचना कि यहाँ पे रूट का नाम ही नहीं है। या फिर ये वाला एरिया, एक जो दूसरा सर्कल बना रहा हूं, ऐसा भी मत सोचना कि यहाँ भी रूट का नाम नहीं है। आगे पीछे नजर मारो, ठीक है। इस वाले रूट का नाम होगा विस्की 73, इस वाले का नाम होगा विस्की 73 वेस्ट, ठीक है। अब रूट का कॉल साइन हमेशा अल्फा न्यूमेरिक रहेगा। अल्फा न्यूमेरिक मतलब अल्फाबेट्स भी, नंबर्स भी। विस्की 12, विस्की 39er, गोल्फ 42, अल्फा 742, इस टाइप से अल्फाबेट्स भी, न्यूमेरिक भी, अल्फा न्यूमेरिक रहेंगे हमेशा। बट कभी आपको क्या दिखेगा कि अल्फा न्यूमेरिक एंड अल्फा के फॉर्मेट में है, ठीक है। विस्की 20 सियरा लिख दिया, विस्की 20 नॉर्थ लिख दिया, यहाँ पे तो खाली विस्की 40 लिखा हुआ है। तो आपको कई बार अल्फा न्यूमेरिक अल्फा के फॉर्मेट में भी रूट मिलेंगे। तो उसका क्या है, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। रूट के लास्ट में जो नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, आपको ये चीज दिखेंगे। आप देखो क्लियरली, यहाँ पे कहीं पे लिखा हुआ था ना, विस्की 73E, विस्की 73W, मतलब विस्की 20 नॉर्थ, विस्की 20 साउथ, विस्की 73 ईस्ट, विस्की 73 वेस्ट। इसका क्या मतलब हुआ? अब इसका मतलब होता है कि जब आप फ्लाइट प्लान करते हो, ठीक है, प्लान करते टाइम आपका फ्लाइट अगर नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा है तो आप प्रीफर करोगे
नॉर्थ वाला रूट, और अगर आपका फ्लाइट साउथ डायरेक्शन में जा रहा है तो आप प्रीफर करोगे साउथ वाला रूट प्लानिंग के टाइम पे। लेकिन अगर एग्जाम में फ्लाइट प्लान ऐसा आ गया है कि विस्की 20 नॉर्थ के थ्रू हम साउथ वाला प्लान ले रहे हैं, तो एग्जाम के क्वेश्चन पेपर पे सवाल नहीं खड़ा करने का। अगर एग्जाम में बोल दिया है कि हम 20 नॉर्थ के थ्रू टुवर्ड साउथ जाएंगे, तो जाओ भाई, मैं तुम्हारी वकालत करने नहीं आया हूं, मैं सिर्फ अपना एग्जाम देने आया हूं, ठीक है। बट रियल फील्ड सिनेरियो इज, अगर हमको दिल्ली से भोपाल जाना है तो वी शुड प्रीफर विस्की 20 साउथ ओनली, एंड भोपाल से दिल्ली जाना है देन 20 नॉर्थ ओनली। क्लियर? तो लास्ट में ई एस डब्ल्यू एन ये सब मिलेंगे, दोज इंडिकेट्स डायरेक्शन विच सजेस्ट योर प्लानिंग। लेकिन अगर किसी ने फ्लाइट प्लान बना लिया है, खास करके हमको तो एग्जाम देना है, ठीक है, रियल टाइम पे तो कुछ काम है नहीं अपना, तो एग्जाम में अगर किसी ने ऐसा प्लान कर दिया कि नॉर्थ के थ्रू साउथ आ रहे हैं, तो आओ भाई, तुम्हारा जहाज है, तुम जानो, हमारा काम है सिर्फ कम्युनिकेट करना। क्लियर? वहां पे कोई ये मत करना कि अरे तो फ्लाइट प्लानिंग गलत है, नॉर्थ के थ्रू साउथ कैसे जा रहे हैं, ठीक है, एग्जाम पे सवाल नहीं। डन? ये चीज समझ में आया सबको? रूट और FIR Yes. क्लियर? ठीक है। सो थिन ब्लैक कलर का लाइन विल इंडिकेट रूट एंड रूट के कॉल साइन। अब आप कई बार देखोगे, जैसे यहां पे नजर मारो, एक ही रूट पे दो दो नाम लिखे हुए हैं, देखो, तो आप बोलोगे ये कौन सा बवाल हो गया, दो नाम लिखे हैं तो क्या बोलूं, ठीक है। इस केस में थोड़ा सा आगे पीछे नजर मारने की भी जरूरत है। हालांकि आपको एग्जाम में रूट डिसाइड करने नहीं दिया जाएगा, एग्जाम में ऑलरेडी कुछ ना कुछ रूट लिखा रहेगा। तो अगर एग्जाम में इस रूट को, भले इस पे दो नाम लिखे हुए हैं, अगर एग्जाम में इस रूट को रोमियो 325 बोलता है तो हम भी रोमियो 325 ही बोलेंगे, ठीक है, भले इसके दो नाम है। तो एग्जाम में जो रूट है हम उसको पढ़ देंगे। बट आपको अगर समझना है कि इसका क्या मतलब है, तो देखो यहाँ पे देखो, एक पे एरो बना हुआ है, राइट, यानी सेम रूट के थ्रू, ठीक है, फ्रॉम कोलकाता आउटवर्ड्स, कोलकाता से बाहर जाते हुए सेम रूट, जो कोलकाता से बाहर जाएगा वो कहलाएगा रोमियो 581, और जो टुवर्ड्स कोलकाता आएगा वो कहलाएगा रोमियो 325। क्लियर? तो भले दो नाम है, लेकिन जो इस तरफ जा रहा है सेम रूट कहलाएगा 581, और इधर जो आएगा वो कहलाएगा रोमियो 325। मैं क्लियर टू ऑल? तो एक ठीक है। नाउ अभी आपको थोड़ा सा और कंफ्यूज करता हूं, या तो फिर भी दो नाम थे। लुक एट द चार्ट, यहाँ पे देखो चार चार नाम है एक रूट के, मुंबई के आसपास देखो, जस्ट इमीडिएट आफ्टर मुंबई देखो, चार चार नाम है। तो बोलोगे ये क्या मुसीबत है भाई, एक दो संभल नहीं रहे, चार चार नाम दे रहे हैं रूट के, तो किसको क्या बोलूं। और यहाँ पे किसी भी टाइप का मार्किंग भी नहीं है, ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, बाएं जा रहा है, दाएं जा रहा है, ठीक है। इस केस में आप क्या देखोगे, एक बार में किसी एक रूट का नाम एक ही होगा, ये आपके पास हमेशा प्लान में रहेगा कि एक बार में कोई एक ही नाम बोला जाएगा, ठीक है, दो दो नाम नहीं बोले जाएंगे या मल्टीपल नेम्स नहीं लिए जाएंगे। तो एक बार में तो एक ही नाम पड़ेगा। अब वो जो एक नाम लूंगा वो कौन सा, क्या वो विस्की 10 नॉर्थ रहेगा, या विस्की 13 नॉर्थ रहेगा, या अल्फा 347 बोलूं, या विस्की 12 नॉर्थ बोलूं क्या, एक तो बोलना है पता है, लेकिन क्या बोलूं। तो इस केस में या इस टाइप के जब भी आपको रूट्स मिलेंगे, हमेशा जब आप रूट की प्लानिंग करते हो ना, तो थोड़ा सा आगे पीछे नजर मारो। इसी के लिए मैंने आपको सजेस्ट किया कि हार्ड कॉपी प्रिंट आउट लो। देखो, अगर आप मोबाइल पे प्रिंट आउट करोगे, मेरे जैसे अगर आप मोबाइल पे यूज करोगे, तो आप जूम करके देखोगे, आधा रूट तो कट गया। आप जूम करके देखा, आधा रूट कट गया। अब डिसाइड कैसे करना है कि इसका नाम क्या लूं। हार्ड कॉपी रहेगा तो एक बार में एटलीस्ट पूरा व्यू तो मिलेगा, ठीक है। तो मैं अगर A4 साइज में लाऊंगा तो मेरा जूम कम हो जाएगा, फिर आपको क्लियरली दिखेगा नहीं, इसलिए हार्ड कॉपी सजेस्ट किया मैंने। अभी आप देखो, एक ही रूट के चार चार नाम, तो किसका क्या नाम रखूं। अगर हमारा फ्लाइट प्लान टुवर्ड्स अहमदाबाद जा रहा है, ठीक है,
तो ये रूट कहलाएगा विस्की 13 नॉर्थ। क्यों? क्योंकि अपानो के बाद से आप लोग नजर मारो, रूट स्प्लिट हो रहा है इस ग्रीन पॉइंट के बाद से। तो जो अहमदाबाद की तरफ जाएगा, अगर हमारा प्लान अहमदाबाद की तरफ है तो इस रूट को बोलेंगे विस्की 13 नॉर्थ। ठीक है, सेम रूट को। अगर वडोदरा, ठीक है, अगर वडोदरा की तरफ जा रहा है तो विस्की 12 नॉर्थ। ठीक है, अगर इंदौर की तरफ जा रहा है तो विस्की 10 नॉर्थ। क्लियर? फिर एक नाम बच जाता है अल्फा 347। अगर सेम रूट वडोदरा एंड उसके आगे जा रहा है तो वो रूट कहलाएगा अल्फा 347। ठीक है, टिल वडोदरा विस्की 12 नॉर्थ, बियॉन्ड वडोदरा अल्फा 347। क्लैरिटी मिल गई? देखो, एक टाइम के बाद हर एक रूट के अलग अलग नाम लिखे गए हैं। सो एक सिंगल रूट 4 नाम रखता है, लेकिन अलग अलग प्लान के हिसाब से, अलग अलग रूटिंग गाइड के हिसाब से एक बार में एक ही नाम लिया जाएगा। प्लीज कंफर्म इफ दिस इज क्लियर टू यू। एवरीवन क्लियर है? क्लियर है। सर अदर जहाँ स्टेशन? पे Yes, clear. 347 लिखा है वडोदरा से आगे, तो वहाँ सेम जगह पे लिखा है विस्की 94। वेरी गुड, वेरी गुड। चलो, यहाँ पे हमने ये बताया ना कि जो फ्लाइट प्लान में रूट दिया रहेगा, कैसे? सपोज हम मुंबई से दिल्ली जा रहे हैं तो लिखा रहेगा मुंबई कोमा अल्फा 347 कोमा उदयपुर। मतलब भले इस रूट पे 2 नाम है, लेकिन हम बोलेंगे अल्फा 347, क्योंकि हमको प्लान में बताया गया है इस रूट का नाम लेना है अल्फा 347। क्लियर? क्वेश्चन पेपर को ध्यान में रखना है। क्वेश्चन पेपर में अगर इस रूट को विस्की 904 बोला गया है तो हम बोलेंगे विस्की 904। ठीक है, अगर यहाँ पे किसी न किसी टाइप का डायरेक्शन इंडिकेशन रहता कि अल्फा 347 एरो अपवर्ड, विस्की 904 एरो डाउनवर्ड, तब हम लोग यहाँ पे डिसाइड करते कि नीचे जाने वाले के टाइम पे ये कहलाएगा विस्की 904, ऊपर जाते टाइम कहलाएगा अल्फा 347। लेकिन इस टाइप का किसी भी सजेशन यहाँ पे नहीं दिया गया है। तो क्वेश्चन पेपर पे देखेंगे कि हमको क्या बताया गया है, अल्फा 347 या विस्की 904। Is that clear to you? यस सर। Now, आपको फिर उसके अलावा और भी दिखेगा, जैसे मैंने आपको समझाया कि टुवर्ड्स नॉर्थ अलग रूट जाता है, टुवर्ड्स साउथ अलग रूट जाता है। बस यहाँ पे देखो, सेम रूट पे नॉर्थ साउथ दोनों लिख दिया, तो यहाँ भी सेम थ्योरी लगेगी। अगर हम टुवर्ड्स नॉर्थ जा रहे हैं, ठीक है, यानी अपवर्ड जा रहे हैं, तो वो कहलाएगा विस्की 10 नॉर्थ, और अगर डाउनवर्ड जा रहे हैं तो वो कहलाएगा विस्की 10 साउथ। तो ये रूट डिसाइसिव फैक्टर्स हैं कि रूट का नाम लिया कैसे जाए। लेकिन हमको हर हमेशा ध्यान में रखना है अपना फ्लाइट प्लान, कि हमारे फ्लाइट प्लान में रूट क्या बताया गया है, तो हम उसको वही बुलाएंगे। भले उसके 4 नाम है, 5 नाम है, उसका जो नाम हमारे फ्लाइट प्लान में डिसाइड किया गया है हमें वही बुलाना है। क्लियर? भले फ्लाइट प्लान गलत डिसाइड कर दिया किसी ने, सपोज हम इंदौर से भोपाल जा रहे हैं, इट शुड बी विस्की 10 नॉर्थ, लेकिन एग्जाम में जो क्वेश्चन आ गया उसमें लिखा हुआ है विस्की 10 साउथ, तो भी हम उसको सवाल नहीं खड़ा करेंगे कि ऐसा का है, हम लोग सीधा बोलेंगे विस्की 13 साउथ। डन? क्लियर टू ऑल? यस, नो, एनीथिंग? ठीक है, सो दिस वाज द so this was the route. Now, after route, the important thing and very important, एक दिन किसी ने क्वेश्चन भी मेरे से पूछा था, आई थिंक विक्टर रोमियो लीमा, ठीक है, व्हाट इज दैट? रियल टाइम सिनेरियो में, ठीक है, जो रियल टाइम के चार्ट होते हैं ना, अगर किसी एयरपोर्ट पे VOR स्टेशन अवेलेबल है तो रियल टाइम में जो उसका रिप्रेजेंटेशन होता है दैट इज बीइंग विद हेक्सागन। ठीक है, हेक्सागन मतलब 6 एजेज वाले डायग्राम्स, 6 एज वाला, ठीक है, हेक्सागन। बट इन द चार्ट, इन द हाइपोथेटिकल चार्ट, रियल चार्ट में हेक्सागन, बट इन हाइपोथेटिकल चार्ट
अगर किसी स्टेशन पे, किसी एयर स्ट्रिप पे, किसी एयरपोर्ट पे VOR स्टेशन अवेलेबल है, तो वहां पे रिप्रेजेंटेशन उनका रहेगा पेंटागोनल, ठीक है, पेंटागन, 5 एजेज वाले, ठीक है। इट इंडिकेट्स कि इस एयरपोर्ट पे VOR स्टेशन अवेलेबल है और ये एक एयरपोर्ट है, ठीक है, ये एक एयरपोर्ट है। उसके अलावा आपको देखने को मिलेंगे गोल गोल सर्कल, राउंड सर्कल मिलेगा सिर्फ। जैसे ये देखो जनकपुर है उधर, यहां पे देखो इलाहाबाद है, ठीक है। और इसका एनोटेशन यहां पे आपको लिखा हुआ मिलेगा NDB। NDB मतलब नॉन डायरेक्शनल बीकन्स। नाम इनका होता है नॉन डायरेक्शनल बीकन्स, लेकिन ये होते हैं ओमनी डायरेक्शनल, मतलब हर एक डायरेक्शन के लिए ये होते हैं, किसी एक डायरेक्शन में नहीं है, इसलिए इनका नाम नॉन डायरेक्शनल है। लेकिन ये एक्चुअल होते हैं सारे डायरेक्शन के लिए। क्या होता है कि जो हमारा ग्रोथ होता है फ्लाइट का, ठीक है, फ्लाइट का ग्रोथ बता रहा हूं, फ्लाइट मतलब हवा में उड़ना, जो हमारे फ्लाइट का ग्रोथ होता है वो मॉनिटर किया जाता है थ्रू आउट द वे पॉइंट्स। सपोज आप, ये है अपना स्टेशन दिल्ली, ठीक है, और आप दिल्ली से अगर मुंबई जा रहे हो तो रास्ते में कई सारे हाइपोथेटिकल वेव पॉइंट्स बनाए जाते हैं। आप कभी अगर ट्रेन से सफर किए होगे ना, तो कई बार अनाउंसमेंट सुनते होगे या फिर खुद से भी मॉनिटर करते होगे कि जिस ट्रेन से पकड़ के आपको यहाँ से घर जाना है वो अभी कहाँ पहुंची है। वो हो सकता है कि कानपुर पहुंची है, लखनऊ पहुंची है, दिल्ली से 10 किलोमीटर दूर है, 20 किलोमीटर दूर है। सिमिलरली एयरक्राफ्ट का भी फ्लाइट ग्रोथ मॉनिटर होता है, फ्लाइट प्रोग्रेस मॉनिटर होता है, ठीक है। सो दिल्ली से मुंबई जाने वाली फ्लाइट यहां तक पहुंच गई, यहां तक पहुंच गई। सो बेसिक, जो एक बेसिक और स्टैंडर्ड मॉनिटरिंग फॉर्मेट है दैट इज VOR। आप हर एक स्टेशन पे एक VOR स्टेशन लगा दो, ठीक है, हर एक एयर स्ट्रिप पे एक VOR स्टेशन लगा दो, और जब वो VOR स्टेशन क्रॉस करेगा ना, तो आपको वहां से सिग्नल आएगा कि इस स्टेशन को एयरक्राफ्ट ने पार कर लिया है, ठीक है। तो रास्ते में पड़ने वाले हर एक पॉइंट कहलाते हैं वे पॉइंट्स। रास्ते में पड़ने वाले पॉइंट्स, वे में पड़ने वाले पॉइंट्स। अब क्या है, VOR स्टेशन एस्टेब्लिशमेंट और उनकी कैलिब्रेशन और उनका मेंटेनेंस महंगा पड़ता है, प्लस कई बार हर जगह पे उसका यूज भी उतना ज्यादा नहीं होता है। तो क्या करेंगे, एयरपोर्ट्स पे VOR स्टेशन नहीं लगाएंगे, एक टावर लगा देंगे, खाली रेडियो स्टेशन लगा देंगे, एक टावर लगा देंगे, ठीक है, जो कि ऑटोमेटिक इलेक्ट्रिसिटी से चलता रहेगा। मंथली या वीकली विजिट करके इसका मेंटेनेंस भी हम लोग कर देंगे। अब जब हमारा एयरक्राफ्ट इस टावर के भी ऊपर से गुजरेगा ना, तो भी ये हमारा काम कर देगा कि अच्छा सिग्नल कैप्चर कर लिया गया। तो जो ऐसे टावर होते हैं उनको बोला जाता है नॉन डायरेक्शनल बीकन्स। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, ये है एयरपोर्ट इलाहाबाद, या फिर एक और एयरपोर्ट है कानपुर, ठीक है। इस स्टेशन पे हो सकता है, कानपुर एयरपोर्ट पे VOR स्टेशन नहीं लगाया गया है, सिर्फ NDB लगा के छोड़ दिया। ये जो स्टेशन है जनकपुर, यहाँ पे VOR स्टेशन नहीं है, सिर्फ NDB लगा के छोड़ दिया गया, टावर लगा के छोड़ दिया गया। क्लियर? एयरपोर्ट है उधर, लेकिन VOR स्टेशन नहीं है उसके पास। Am I clear to all? डिफरेंस क्या है? हम व्यूअर स्टेशन डाल रहे हैं तो क्या फर्क पड़ रहा है एयरपोर्ट पे? एनडीबी डाल रहे हैं तो क्या फर्क पड़ रहा है? Very good. VOR station. अच्छा, remember, like which airport you are working in right now? ये वाला, right? यहाँ पे हाँ हाँ, VOR वीओ स्टेशन है, नहीं है ना? नहीं नहीं, एनडीबी है। NDV है, राइट। अभी देखो, VOR स्टेशन, जो मेरे पास एक फोटो होगा, VOR स्टेशन में क्या होता है ना, टोटल 36 एंटीना फिट किए जाते हैं। एक एंटीना 1 डिग्री आपको कैलिब्रेशन देगा, यानी बहुत प्रिसाइज और एक्यूरेट आप एयरपोर्ट को फाइंड आउट कर पाओगे, ठीक है, बहुत प्रिसाइज और एक्यूरेट। तो जहां पे ट्रैफिक ज्यादा है वहां पे इसको लगाएंगे, ठीक है। ILS अप्रोच जहां पे करना है, जहां पे आंख बंद करके लैंड करने का प्लान कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, तो वहां पे हमारा लोकेशन प्रिसाइज चाहिए, तो ये ज्यादा प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट्स है। NDB खाली हमको पता चल जा रहा है कि इस जगह पे इधर साइड एक एयरपोर्ट है, जब नजदीक जाएंगे तो देख लेंगे आंख से
कि रनवे दिख रहा है कि नहीं, हाँ दिख रहा है तो लैंड कर जाओ। अंतर पता चला? क्लैरिटी मतलब ऑफ ये बेलारी सिग्नल। कुप्पल ये सारे यही है। बेल्लारी में आई थिंक व्यूआर है, बेल्लारी में डाल के हाँ, रखा है, माइट बी। वहां पे अच्छा आईएलएस अप्रोच नहीं है बट व्यूआर है। ये डिपेंड्स, ठीक है, ये डिपेंड्स करता है कि उस रूट में मेजर एयरपोर्ट्स अगर नहीं आ रहे हैं तो एक जगह पे व्यूआर डाल दो। हम बहुत ज्यादा एनडीबी पे डिपेंडेंट नहीं रह सकते। एक टावर है, खराब हो गया तो, ठीक है। तो ये है कि सपोज आप चलो एक एग्जांपल बताता हूं। आपने कोई पार्टी फंक्शन करा, ठीक है, तो आपने उसमें सब्जी में रखा पनीर, ठीक है, कढ़ाई पनीर, मटर पनीर, जो भी है, आपने एक पनीर रखा। लेकिन क्या आप खाली पनीर छोड़ देते हो सब्जी में? नहीं, आप एक मिक्स वेज भी देते हो, आलू गोभी टाइप का, कि खाली पनीर ही पनीर मत खाओ, ये बहुत महंगा है, ठीक है, आलू गोभी भी खाओ सब लोग थोड़ा थोड़ा, लाइक दैट, या फिर मिक्स करके खाओ। हालांकि पर्पस जो भी हो, कॉस्ट, ठीक है, कॉस्ट इफेक्टिव देखा जाता है। सब्जी दोनों ही है, ये ज्यादा टेस्ट अच्छा देगा, ये भी काम चला ही देगा। अंतर पता चला अभी सबको? यस, नो, नाउ क्लियर? क्लियर। यस, ये बताइए, हाँ हाँ। ये जो अपना यलहंका एयरपोर्ट है, कौन सा एयरपोर्ट? यलहंका एयरपोर्ट, अच्छा, यलहंका यलहंक, एयरफोर्स स्टेशन, हाँ हाँ हाँ। वो वीआर यूनिट है। मिलिट्री है कंप्लीट, यलहंका कंप्लीटली मिलिट्री है। हमने आज तक सिविल का उस पे कुछ देखा ही नहीं ऑब्जर्वेशन, तो कैसे बता सकते हैं, ठीक है, नॉट नॉट फॉर मी, मुझे वो मुझे नहीं एक पता डाउट वो हम। मुझे मुझे एक डाउट है हाँ कि हाँ। जब हम लोग यलहंका एयरपोर्ट जाते, मतलब केम्पागोड़ा एयरपोर्ट जाते हैं, तो थ्रू हम यलहंका हाँ, एयरपोर्ट ही जाते हैं। तो हाईवे के ठीक पास है। जब हम लोग क्रॉस करते हैं तो हम लोग देखते हैं उसमें बहुत सारे, सॉरी थोड़ा सा ये नॉइस है, नहीं नहीं तो नहीं नहीं बहुत सारे नहीं नहीं, उसमें। वो मैं भी जानता हूँ। वो राइट साइड में आपने एक अप्रोच वाला देखा होगा, वो व्यूअर स्टेशन नहीं है, क्या, ठीक है, वो व्यूअर स्टेशन तो नहीं है, मैंने व्यूअर लाइट, स्टेशन राउंड है। हाँ नहीं, वो उनका अप्रोच लाइट्स है, वो अप्रोच लाइट्स है। व्यूअर का आपको ये देखो, ऐसा दिखेगा व्यूअर स्टेशन, राउंड गोल, 36 एंटीना होते हैं, मैंने बताया ना, ये रहेगा व्यूअर स्टेशन आपका। वो उनका एक लैंडिंग सिस्टम है, ठीक है, ऑप्टिकल लैंडिंग सिस्टम है। वो जो लाइट आप देखते हो ना, वो उनका ऑप्टिकल लैंडिंग सिस्टम है, मिलिट्री वाले एयरक्राफ्ट का। व्यूअर स्टेशन ऐसा दिखता है, ठीक है। वीआर को कैसे डालते हैं, मतलब लाइक सेंटर ऑफ द रन, मतलब सेंटर ऑफ द एयरपोर्ट, या फिर कैसे? नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं, किसी भी जगह पे डाल दो, ठीक है, सेंटर ऑफ द एयरपोर्ट पे नहीं, ऐसा कुछ डिसाइसिव मार्किंग नहीं है। नाउ अभी आप देखो, जब आप एक दूसरा चार्ट देखोगे ना, लाइक ओल्ड वाला चार्ट, वहां पे आपको दिखेगा, दिखा रहेगा पेंटागोनल शेप को तो व्यूअर बोलता है, राउंड और एक थिक फील्ड, ठीक है, मोटा और भरा हुआ ट्रायंगल, ये आपको दिखा होगा, लिखा रहता है NDB/DR। डीआर मतलब होता है डेड रेकनिंग, ठीक है, डेड रिकॉग्निंग। डेड रिकॉग्निंग का मतलब होता है कि वो कोई सिग्नल हमको दे नहीं रहा है, हम खुद वहां पे जाके अपना पोजीशन पता कर पा रहे हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं डेड रिकॉग्निंग। कि वो जो अपना स्टेशन है वो लाइव नहीं है, वो डेड है, मरा हुआ है, हम खुद उसको रिकॉग्नाइज कर रहे हैं कि हम यहां तक आ चुके हैं, ठीक है। तो अगर सर्कल है तो लाइव सिग्नल्स देगा, बट अगर ट्रायंगल है तो वो लाइव सिग्नल नहीं देगा, हम खुद उसको मॉनिटर करेंगे, वो डेड है, ठीक है। तो ओवरऑल चाहे आपको दो एयरपोर्ट के बीच में, ठीक है, जस्ट टेक एन एग्जांपल ऑफ नागपुर टू जमशेदपुर, दो एयरपोर्ट के बीच में चाहे पेंटागन दिखे, चाहे सर्कल दिखे, या थिक ब्लैक कलर ट्रायंगल फील्ड दिखे, सब मिला के हर चीज ओवरऑल कहलाता है वे पॉइंट, ठीक है, ओवरऑल ये कहलाता है वे पॉइंट। और चार्ट में इसका नाम पड़ता है MRP। MRP मतलब मैंडेटरी रिपोर्टिंग पॉइंट्स, कि आप इन सब में से किसी भी एक
लोगों के ऊपर से अगर गुजरते हो तो आप इसको अपना एक रिपोर्टिंग पॉइंट मानो। अगर कोई आपसे पूछा तो आप बोलो कि 2-7 से 10 किलोमीटर आगे आ चुका हूं, निपात से 20 नॉटिकल माइल आगे आ चुका हूं, लाइक दिस। इसको कंसीडर करो एज अ लैंडमार्क। होप आई एम क्लियर टू एवरीवन। तो कंबाइन, चाहे पेंटागन हो, सर्कल हो, ट्रायंगल हो, सब चीज कहलाता है वे पॉइंट्स, और उसको चार्ट में बोलते हैं MRP, मैंडेटरी रिपोर्टिंग पॉइंट्स। एम आई क्लियर टू ऑल? कैसे पता चलता है? ये पॉइंट क्लियर कर लिए, कितना दूर है, कैसे जा रहे हैं? बताऊंगा, ठीक है, वो बताता हूं। ठीक है, अभी वे पॉइंट सबको क्लियर है। अभी आते हैं डिस्टेंस वाले टर्म पे, डोंट वरी। ठीक है, ऑल स्टेशन प्लीज गिव फीडबैक, यस नो। एक से मुझे कैसे पता चलेगा कि एवरीवन नोन और नॉट? इज दैट लेक्चर गेटिंग बोर्ड? बोर हो रहा है थोड़ा? शैल आई बी लिटिल मोर इंटरेक्टिव? चलेगा? इंडिया विक्टर पापा, इज दैट क्लियर? क्लियर। ठीक है। सो बेसिकली जितने भी टाइप के लोगो, जितने भी टाइप के साइंस आपको दो एयरपोर्ट्स के बीच में दिखेंगे, सब है MRP। ठीक है, अब आई बात कि आपने पूछा कि कैसे डिसाइड करेंगे कितना डिस्टेंस है, कितना दूर आ गए। जो पुराना वाला चार्ट था उसमें डार्क ऑरेंज कलर का, ठीक है, डार्क ऑरेंज कलर, बेसिकली आप रेड या ऑरेंज मान लो, कई बार प्रिंट आउट में दिखता नहीं है। तो उसमें ना पुराने वाले चार्ट्स में अगेन वहां पे दो MRP के बीच में, दो MRP में बोल रहा हूं, ठीक है, वो MRP हर एक टाइप का लोगो कंसीडर होता है। ठीक है, तो आपको दिखेगा इधर देखो, ये देखो HI हैदराबाद है। दूसरा मैं आपको दिखाता हूं थोड़ा जूम आउट करके, डन। हैदराबाद के पास देखो, हैदराबाद से खमानपेट, ये लिखा हुआ है ना ऑरेंज कलर में 91। इट गिव्स इंडिकेशन कि हैदराबाद से खमानपेट 91 नॉटिकल माइल, किलोमीटर नहीं नॉटिकल माइल में डिस्टेंस रहते हैं, 91 नॉटिकल माइल का डिस्टेंस है फ्रॉम हैदराबाद टू खमानपेट। फिर खमानपेट टू सपनू, ठीक है, SAPNU, इसका डिस्टेंस है 71 नॉटिकल माइल। सपनू से नोलोव, इसका डिस्टेंस है 51 नॉटिकल माइल। अब सम ऑफ यू में से ये कैसा कैसा नाम ले रहे हो, अटपटा सा नाम, ठीक है, नॉट गेटिंग फील कि ये कोई जगह भी है क्या? यस, ठीक है, ये कोई जगह नहीं है, डन। बट ये वे पॉइंट्स हाइपोथेटिकल है, रियल लाइफ में भी और एग्जाम के इस चार्ट में भी। रियलिटी में भी जब आप चार्ट देखोगे ना तो ऐसे ही उल्टा पुल्टा नाम मिलता है, ओपाका, सिपाका, डोसाट, ऐसे ही मिलेंगे आपको। कभी एयरक्राफ्ट के चार्ट ओपन करना, इसी टाइप का अटपटा नाम मिलेगा। ठीक है, मैं आपको रियल चार्ट्स का फोटो आज दिखाऊंगा, मैंने रखा है अपने पास, तो आपको इसी टाइप के नाम मिलेंगे। तो इस टाइप के नाम आप बोलने की आदत डाल लो, ठीक है। जरूर आपको बोलने में थोड़ा सा अटपटा लगेगा शुरुआती में, बट बी प्रोफेशनल, शर्माना नहीं है, ठीक है। लोगों को शर्म आ जाती है कई बार कि ये कैसे कैसे नाम ले रहे हो उल्टा पुल्टा, पढ़ने में अच्छा नहीं लगता है तो लोगों को हंसी आ जाती है। बट डोंट बी दैट, आप इस टाइप के नाम बोलने की प्रैक्टिस कर लो, ये नाम आपको पढ़ने में आना चाहिए, ठीक है। उस टाइम पे आंसर करते टाइम शर्माना नहीं है कि ऐसा कैसे हो गया, उल्टा पुल्टा नाम आ रहा है, डन। तो आपने देखा कि डिस्टेंस हर दो MRP के बीच में लिखा हुआ है पुराने वाले चार्ट्स में। अब सपोज मैं एक येलो कलर का पॉइंट बना रहा हूं, ठीक है, उस पे देखना, येलो कलर अवेलेबल है यहां पे। सपोज हम इस येलो कलर के पॉइंट पे आ गए, तो अगर हमको इतना पता चल गया कि यहां से यहां तक है 91 नॉटिकल माइल, तो हम एक हाइपोथेटिकल अंदाज भी लगाएंगे कि अगर हम इस येलो पॉइंट पे हैं तो हम ऑलमोस्ट आधे डिस्टेंस पे है ना, तो हम बोल सकते हैं कि 45 नॉटिकल माइल हैदराबाद से आगे आ चुके हैं, या फिर 45 नॉटिकल माइल हम बचे हुए हैं फॉर द खमनपेट।
खमनपेट जाने से हम 45 नॉटिकल माइल दूर है, या फिर हैदराबाद से 45 नॉटिकल माइल आगे आ चुके हैं। अब जरूरी नहीं है कि ये कैलकुलेशन आपका एक्यूरेट हो, ठीक है। आरटी के एग्जाम में इसके एक्यूरेसी पे कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आप चाहो तो ये जो ब्लू कलर का डॉट है इसको 45-45 में डिवाइड कर लो, 50-40 में कर लो, ठीक है। 60-30 ये भी एक बार को चलेगा, इतने में डिवाइड कर लो, ठीक है। लेकिन 19-10 और 80-20 मत करना, ठीक है। इतना ब्लंडर मत कर देना कि उसको डाउट हो जाए कि ये कैसा कैलकुलेशन लेके आया है। 60-30 भी एक बार को यहाँ पे चल जाएगा, लेकिन 19-10 मत कर देना या 80-20 मत कर देना। ये आधा आधा दिख रहा है ना आपको, ये रियल लगना चाहिए बस आपका कैलकुलेशन। आप इन सब में से कोई सा भी बोलो चलेगा, ठीक है। इसकी एक्यूरेसी पे मार्किंग नहीं है कि 45 कैसे बोल दिया, ये तो 50 होना चाहिए। हम वहां पे इंची टेप लेके नापते नहीं रहते हैं, ठीक है। तो आप ये सब में से कोई सा भी बोलो, इट विल वर्क। क्लियर? बिल्कुल भी घबराना नहीं है कि इंची टेप लेके नाप लिया एग्जामिनर तो नहीं, ना उसको फुर्सत है ना आपको फुर्सत है, ठीक है। तो आप अपने मन से बोलो, ठीक है। बट इट शुड लुक रियलिस्टिक। ऐसा नहीं ये 90 किलोमीटर का है, हम इधर है और पता चला इतने में ही हम बोल रहे हैं 70 नॉटिकल माइल आ गए, तो बोलेगा अंधा है क्या, इतने छोटे से डिस्टेंस में 70 नॉटिकल माइल कैसे आ गए तुम, ठीक है। बोलते हैं एग्जामिनर, इसी टाइप से रेस्पॉन्स देंगे। अगर थोड़े से खरूस हुए, गाली वाली तो नहीं देते हैं बट काफी स्ट्रांगली रिएक्ट करेंगे। व्हाट यू से, इस टाइप से डरा देंगे आपको पीछे से अचानक से, अगर आप इस टाइप से कैलकुलेटिव मिस्टेक करोगे तो। समझ में आ रहा है सबको कि कैसे कैलकुलेट करेंगे डिस्टेंस? ये एच यस, आई ए वी आर है हैदराबाद। हाँ हाँ व्यू आ रहा है। हैदराबाद इज वी ओ एच एस ना, या फिर वी ओ एच वाई आई थिंक। दो है हैदराबाद में, एक तो आपका हाँ, बेगमपेट एयरपोर्ट है, एक वो है शमशाबाद वी ओ, एच वाई। एक शमशाबाद है वो एच वाई है, और हैदराबाद बेगमपेट वाला है HS, एच एस है हाँ। ठीक है। डन। बट एग्जाम में इंटरनेशनल राजीव गांधी वाला दिया है, VOHY, ठीक है। ये वाला क्लियर क्लियर। HIA, हैदराबाद इंटरनेशनल ओके, एयरपोर्ट। इसमें यंकी दूर दूर तक नहीं। हाँ नाउ नए वाले चार्ट पे डिस्टेंस नहीं दिया हुआ है, तो यहां पे हम अपना दिमाग लगा लेंगे, ठीक है। कैसे? आप अपने मन से एक हाइपोथेटिकल डिस्टेंस का टाइप यहां पे नोट कर लो। आप अपने मन से डिसाइड कर लो, ठीक है। अपने मन से मतलब टोटली अपने मन से, किसी भी टाइप का आप पे ऑब्जेक्शन नहीं आएगा, डोंट बी वरीड। कि हैदराबाद सॉरी नागपुर से डोसाट हमने डिसाइड किया कि 70 नॉटिकल माइल है, फिर डोसाट से नेपाल अगेन 70 नॉटिकल माइल कर लेंगे, भले थोड़ा सा कम ज्यादा है, कोई इंची टेप लेके नहीं बैठा है। यहां से यहां तक फिर कर लो 70 नॉटिकल माइल, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब इतना छोटा डिस्टेंस है, इसको 70 मत कर लेना, 40, 35, 30 इतने डिस्टेंस पे रखो, और ये वाला 50 कर लो, ठीक है। तो नए चार्ट्स में डिस्टेंस नहीं दिए हुए हैं, यहां पे आपको हाइपोथेटिकल अपने मन से आंसर करना है। वैसे भी आरटी में एक रूल लिखा होता है, यूज हाइपोथेटिकल डाटा फॉर द आंसर। अगर हमने किसी भी टाइप का पैरामीटर एग्जाम में नहीं दिया है, तो आप अपने मन से किसी भी टाइप के पैरामीटर का यूज करो टू कंप्लीट द आंसर, ठीक है। तो आप अपने मन से यहां डिस्टेंस रख लो। कैसे? अपने मन से प्लान करके कि इतना सा डिस्टेंस अगर हमने 70 डिसाइड किया, या सपोज फॉर एन एग्जांपल, लीव ऑल दोस थिंग्स, हमने इतना सा 100 डिसाइड कर लिया, कोई बात नहीं, फिर अगला हम 100 ही कर लेंगे, यहां भी 100 ही कर लेंगे, चलेगा। इसको हमने 50 कर लिया। अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि इतने से डिस्टेंस को हमने 100 डिसाइड किया और इसको भी हमने 100 बोल दिया, तो बोलेगा भाई इतना ब्लंडर कैसे कर रहे हो, ये दोनों कहीं से भी इक्वल दिख रहा है क्या, ठीक है। तो अपने लेंथ के हिसाब से, अपने कैलकुलेशन के हिसाब से इतने लेंथ को अगर हमने 100 माना, तो इसको ऑलमोस्ट आधा दिख रहा है ना, तो 50 मान लो, 40-60 मान लो, ठीक है। तो इस टाइप से हम लोग हाइपोथेटिकल डिस्टेंस बताते हैं। डन? समझ क्लियर में आ है। रहा है सबको?
नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, हमने अभी तक क्या क्या देख लिया? लेट मी जस्ट गो टू द लेजेंड्स अगेन। रूट देख लिया, एफआईआर बाउंड्री देख ली, व्यूआर एनडीबी एंड डिस्टेंस देख लिया। अब बचता है थिक ब्लू कलर लाइन, ठीक है, थिक ब्लू कलर के लाइन। अब आपको लीजेंड में एक्चुअली दो चीज दिख रहा होगा, एक आपको दिख रहा होगा CTA और एक दिख रहा होगा CTR और तीसरा है TMA एक्चुअली। तो मैं इन तीनों का फुल फॉर्म लिखता हूं ताकि आपको पहले वो समझ में आए। समथिंग इज CTR, विक्टर टेंगो सियरा होटल अल्फा। If you are ready to give the answer, then please do let me know. Are you well settled to give the answer in the class? Yes, no? Say it clearly. या रास्ते में हो किधर? सर अभी है भी रास्ते कि में नहीं? हूँ। अच्छा ठीक है, ठीक है। So something you can find it here as a CTR, CTA and TMA. ये क्या होता है? बताऊंगा क्या होता है वो तो बाद में बताऊंगा, अभी फुल फॉर्म देखो। CTR मतलब होता है कंट्रोल जोन, CTA मतलब कंट्रोल एरिया, आप लोग फुल फॉर्म नोट करो। TMA मतलब टर्मिनल मूवमेंट एरिया, ठीक है, टर्मिनल मूवमेंट एरिया। एक और टॉपिक आप लोग नोट करो, आज मैं उसका डेफिनेशन बता के जाऊंगा, दैट इज मूवमेंट एरिया एंड मैनेवरिंग एरिया, ठीक है, मूवमेंट एरिया और मैनेवरिंग एरिया, मैनेवरिंग एरिया, ठीक है। आप लोग नोट करके रखना, मैं भूल जाऊं तो याद दिलाना कि ये बताना था आपको। डन। ना CTA, CTR, TMA ये सब क्या होता है भाई? चलो देखते हैं, वापस आते हैं चार्ट पे, ठीक है। अभी आप क्या देखोगे सबसे पहले? ठीक है, थिक ब्लू कलर लाइन, ठीक है, नए चार्ट्स पे भी पुराने चार्ट्स पे भी थिक ब्लू कलर का लाइन आपको दिखेगा और वेरी क्लियरली सबसे पहले पॉप आउट आपको ब्लू कलर के ही लाइन होंगे पूरे चार्ट में, क्योंकि ये पूरे चार्ट का क्या कर दिया, पाव भाजी कर दिया है, मिक्स कर दिया सब कुछ, ठीक है। आपको दिख जाएगा गंदा संदा टाइप से कि क्या कचरा फैला दिया इधर। तो ये जो थिक ब्लू कलर लाइन है ना, दिस इज नोन एज कंट्रोल बाउंड्री, ठीक है, दिस इज नोन एज कंट्रोल बाउंड्री। दूसरे टर्म में इसी को बोलते हैं TMA, टर्मिनल मूवमेंट एरिया। अब आप ये क्या होता है देखो, हमने आपको बताया था कि कंट्रोल बाउंड्री जरूरी नहीं है कि हर एक एयरपोर्ट्स के पास हो, कंट्रोल ऑफिस, ठीक है, ATC का कंट्रोल ऑफिस जरूरी नहीं है कि हर एक एयरपोर्ट के पास हो, वो किसी एक एयरपोर्ट पे डाल के भी छोड़ सकता है। तो किसी एयरपोर्ट के पास अगर कंट्रोल ऑफिस है ना, तो वो अपने साथ साथ 2-3 और एयरपोर्ट्स के एरिया कंट्रोल्स पे नजर रखता है। आप देखो फॉर एन एग्जांपल, वाराणसी के पास कंट्रोल बाउंड्री है, सॉरी कंट्रोल ऑफिस है। तो वाराणसी का जो कंट्रोल बाउंड्री है, नॉट ओनली वाराणसी, दिस वाराणसी टेक केयर ऑफ दिस इंटायर रीजन। ये जो मैं थिक कलर से एनोटेशन कर रहा हूं ना, इस पे ध्यान देना आप लोग। ये वाला पूरा एरिया हमेशा इनक्लोज्ड रहेगा कंट्रोल बाउंड्री। ये पूरा का पूरा ब्लू कलर का ये जो नक्शा बना है बांग्लादेश टाइप का, ये वाराणसी का कंट्रोल एरिया है, ठीक है। ये वाराणसी का टर्मिनल मूवमेंट एरिया है, ये वाराणसी का कंट्रोल बाउंड्री है। क्लियर? अब आते हैं नागपुर के तरफ नीचे, इसको ग्रीन कलर से एनोनेट करता हूं। नागपुर के पास कंट्रोल बाउंड्री है लेकिन भोपाल के पास नहीं है। तो नागपुर का कंट्रोल बाउंड्री ये रहा, ठीक है, ये रहा ऐसा, ये पूरा का पूरा एरिया नागपुर, ठीक है। कोलकाता का देखते हैं, ठीक है, कोलकाता को रेड कलर से लेता हूं। कोलकाता का कंट्रोल बाउंड्री रहा ये, यानी इसके अंदर के ऑपरेशंस को कोलकाता, यहां पे वाराणसी और ये पूरा का पूरा नागपुर, ठीक है, ये पूरा का पूरा नागपुर देखेगा। अब कंट्रोल बाउंड्री कई बार इनक्लोज्ड रहते हैं, इनक्लोज्ड मतलब किसी ना किसी एंगल से वो बंद होने जैसा दिखेगा, मतलब उसको आप ऐसा एक लूप में क्लोज कर सकते हो, भले वो अमीबा टाइप का स्ट्रक्चर बन जाए, ठीक है, उल्टा पुल्टा स्ट्रक्चर बन जाए ऐसा ऐसा करके, लेकिन क्लोज रहेगा, बंद होगा कहीं ना कहीं,
ठीक है। अगर वो बंद नहीं हो पाता है तो हम अपने मन से हाइपोथेटिकली उसको क्लोज्ड मानेंगे। जैसे नागपुर है ना, तो नागपुर का देखो एरिया खुला हुआ है, तो हम इसको बंद मान लेंगे, ऐसा कि ये रहा नागपुर। क्लियर? अब देखो दिल्ली का देखते हैं। दिल्ली का कंट्रोल बाउंड्री रहा ये, ऐसा देखो इस एरिया में खुला है ना, तो इसको हम खुद से क्लोज कर देंगे। ये रहा दिल्ली का कंट्रोल बाउंड्री। तो इसी टाइप से एक एयरपोर्ट का एरिया कंट्रोल सेंटर 2-3 एयरपोर्ट्स का टर्मिनल मूवमेंट ऑब्जर्व करता है। टर्मिनल मूवमेंट मतलब ग्राउंड मूवमेंट नहीं, हवा में होने वाले मूवमेंट को ऑब्जर्व करता है किसी भी नियर बाय एयरपोर्ट का कंट्रोल बाउंड्री अपने 2-3 आसपास के एयरपोर्ट का। होप आई एम क्लियर टू ऑल। ये चीज सबको समझ में आया? टर्मिनल मूवमेंट एरिया का कॉन्सेप्ट समझ में आया सबको? बट ये हम कैसे यस जानेंगे नो? ये नागपुर का? ये तो भोपाल भी ले सकता है ना, उस रीजन में वो भी है। भोपाल के पास कंट्रोल है? कंट्रोल कैसे जानते हैं नहीं कि है। उसके पास है? एसीसी, एसीसी ये हमने देखा ना, एटीसी के डिपार्टमेंट्स। ओके ओके ठीक है, ओके, क्लियर है वेरी क्लियर है। गुड, आपने डन। समझा। समझ में आया सबको? चार्ट रीडिंग टेक्निक्स को अच्छे से पढ़ो। मैं एक्चुअली इसको 2 दिन पढ़ाता हूं, ठीक है। तो आप इस टॉपिक को बहुत अच्छे से क्लियर कर लो। जितने भी टाइप के डाउट है, छोटे से छोटे डाउट, आपको मन में लग रहा होगा कि फालतू डाउट है, बट दैट कैन बी इंपॉर्टेंट। सपोज विक्टर टेंगो VRL, भले मैंने 2-3 दिन पढ़ाया था, 2-3 दिन पहले पढ़ाया था, बट सडनली ही फॉरगॉट कि हम ये कैसे पता करेंगे कि नागपुर के पास कंट्रोल है कि नहीं। हो सकता है आप लोगों में से भी कोई छोटा सा टॉपिक भूल सकते हो, तो बिल्कुल भी शर्माने का नहीं है। वी ऑल आर स्टूडेंट्स ओनली, राइट? तो बिल्कुल हेजिटेट मत करो। किसी भी टाइप का डाउट आ रहा है प्लीज पूछो। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसका हम लोग डेली यूज करने वाले हैं। डन? कंट्रोल बाउंड्री का कॉन्सेप्ट समझ में आया सबको? अभी हाँ, हेलो, यस यस, अभी हाँ जैसे हाँ, गो अहेड। पूरे मैप को हम लोग ने 4 रीजन में तो डिवाइड कर ही दिया है, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ। ठीक है, तो फिर ये ठीक बाउंड्री है, क्रिएट करने की क्या जरूरत है? हाँ वेरी गुड। हमने चारों को डिवाइड किया HF के पॉइंट ऑफ व्यू से। VHF कम्युनिकेशन जो है, ठीक है, VHF कम्युनिकेशन उसका रेंज कम है ना, शॉर्ट रेंज। तो Yes. सपोज कोई एयरक्राफ्ट नागपुर से उड़ा और जमशेदपुर जाना है, तो बीच में उस पर कौन नजर रखेगा? HF से तो औकात की बार की बात है, सॉरी फॉर द वर्ड, नहीं बोलना चाहिए। HF के तो लिमिट के की बात है, वो तो संभाल ही नहीं पाएगा इतना। ठीक है, तो कैसे काम चलेगा? और Yes. HF का सिग्नल स्ट्रेंथ बहुत वीक होता है। तो हमने एक कंट्रोल सेंटर बना दिया कि एक काम करो, तुम बस बाहर का काम मॉनिटर करो। ठीक है, अब ये तो हमने देख लिया कि कंट्रोल सेंटर बाहर का मॉनिटर करता है, मतलब दूर दराज के काम को देखता है। एयरपोर्ट के अंदर कौन देखता है? अब आप देखो, CTA और CTR हमने पढ़ा था, राइट? आप देखोगे कि लगभग हर एक एयरपोर्ट पे या तो एक या दो थिन डैश्ड लाइन, ठीक है, थिन डैश्ड लाइन, नॉट इवन लाइन, थिन डैश्ड सर्कल ऐसा बना होता है। कई बार 2 बने हो सकते हैं, कई बार एक ही बना हो सकता है। कई बार इन दोनों में से एक डैश्ड रहेगा और दूसरा प्लेन रहेगा, प्लेन सर्कल रहेगा। वो भी आपको दिखाता हूं, देखो इधर गया, हाँ इधर देखो, नागपुर पे ही देखो, अंदर वाला डैश्ड है, बाहर वाला प्लेन है। राइट, दिख रहा है सबको राइट साइड में? Yes. तो अपने को डैश्ड और प्लेन दोनों से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अपने को ये समझना है कि अगर किसी भी एयरपोर्ट पे 2 सर्कल है, ठीक है, 2 सर्किल है, 2 सर्किल में एक सर्कल कहलाता है कंट्रोल जोन और एक सर्कल कहलाता है कंट्रोल एरिया। जो अंदर वाला सर्कल है ये कहलाता है CTR और जो बाहर वाला सर्कल है ये कहलाता है CTA। ठीक है,
अब इन दोनों के यूज को हम लोग समझेंगे। ठीक है, अभी आपने इनके सारे लेजेंड्स देख लिए। ठीक है, टर्मिनल मूवमेंट एरिया क्लियर, सीटीए, सीटीआर, व्यूअर, एनडीवी, एफआईआर, एटीएस रूट क्लियर। इसके अलावा हमने डिस्टेंस भी देखा जो कि दूसरे वाले चार्ट्स पे है। ठीक है, अब आते हैं एक थ्योरी। हमने सारे टाइप के लोगो देख लिए, राइट। थिन या फिर थिक फील्ड ट्रायंगल क्या कहलाता है, एनडीबी। डन। राउंड सर्कल है तो ये क्या कहलाएगा, ये भी कहलाता है एनडीबी। ठीक है, तो हमने ये सारा देख लिया। अब एक टॉपिक आता है चार्ट रीडिंग टेक्निक्स में ही, उसको बोलते हैं हाउ टू फाइंड राइट एटीसी। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि चार्ट से ही रिलेटेड है। हाउ टू फाइंड द राइट एटीसी, कब किस एटीसी को कॉल करना है ये कैसे पता करोगे। ये टॉपिक जैसे ही आपको पढ़ाऊंगा आपका चार्ट रीडिंग टेक्निक्स क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो हमने सारे टाइप के लोगो, मार्किंग्स, कलर ये सब देख लिया। अब आते हैं बात कि हाउ टू फाइंड द राइट एटीसी। अब देखो अंदर वाले को बोलते हैं सीटीआर और बाहर वाले सर्कल को बोलते हैं सीटीए। सीटीआर यानी कंट्रोल जोन। कंट्रोल जोन का किंग कौन, टावर, उस एयरपोर्ट का टावर। ठीक है, कंट्रोल जोन किसके अंदर में आता है, टावर के अंदर में। और कंट्रोल एरिया ये आता है अप्रोच के अंदर में। सब लोग अच्छे से समझेंगे, नोट डाउन भी कर लेंगे। ठीक है, कंट्रोल जोन का किंग टावर और कंट्रोल एरिया का किंग अप्रोच। इन दोनों के मैं वो वर्ड ही नहीं आ रहा है मेरे को, इन दोनों के ऑक्यूपेशन से बाहर, इन दोनों की क्षमता से बाहर जो भी काम धाम रहेगा, अगर इन दोनों के रेंज से बाहर आप फ्लाई करोगे तो देखेगा कंट्रोल। ठीक है, एसीसी इधर ऑपरेट कर रहे हो, इसके अंदर में टावर, इसके अंदर में अप्रोच, इसके अंदर में कंट्रोल। फिर आप बोलोगे कि ग्राउंड फिर क्या कर रहा है, एसएमसी। ग्राउंड कंट्रोल जोन के अंदर में ही सिर्फ ग्राउंड मूवमेंट देखेगा, इस जहाज को वहां लगा दो, उस जहाज को यहां लगा दो, वो पार्किंग का काम देख रहा है। ठीक है, ये चीज समझ में सबको आ रहा है, टावर, अप्रोच एंड कंट्रोल। क्लियर सबको, यस Yes. नो, डू लेट मी नो। अब Yes. देखो भोपाल में एक ही सर्कल है और भोपाल के पास टावर और अप्रोच दोनों है, राइट। तो भोपाल पे एक ही सर्कल है यानी उसके पास सिर्फ और सिर्फ कंट्रोल जोन है, तो उसको देखेगा कौन, टावर। क्लियर, खजुराहो टावर, औरंगाबाद टावर, लखनऊ भले दो ऑफिस है, एक ही उसके पास एरिया है कंट्रोल जोन, तो लखनऊ टावर। क्लियर, कई बार आपको कंट्रोल जोन और कंट्रोल एरिया विथ क्लियर बाउंड्री मिलेंगे, बट कई बार कॉन्फ्लिक्टेड रहेंगे। बोलोगे इसका क्या मतलब है, ये देखो कोलकाता में कंट्रोल जोन तो पूरा सर्कल दिया, कंट्रोल एरिया टूटा फूटा दे दिया, तो भी कोई दिक्कत नहीं, हम उसको अपने साइड से क्लोज्ड मानेंगे। ठीक है, और अंदर में रहेंगे यानी कंट्रोल जोन में रहेंगे तो टावर को कॉल होगा, बाहर रहेंगे तो अप्रोच को कॉल होगा। इतना सबको समझ में आ रहा है, यस नो। हाँ समझ आ रहा है। ठीक है ना, मैं बहुत धीरे बता रहा हूं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जितने भी टाइप के आपको डाउट्स रहेंगे सब क्लियर कर लेना अभी ही। अब किसी भी एटीसी को कॉल करने से पहले हम सिर्फ उसका एरिया नहीं देखते हैं, हम दो चीज देखते हैं, और वो दो चीज क्या है, एक अल्टीट्यूड और दूसरा डिस्टेंस। ठीक है, हाउ टू फाइंड द राइट एटीसी में हम लोग अल्टीट्यूड और डिस्टेंस देखते हैं। सपोज हम नागपुर के कंट्रोल जोन में हैं तो नागपुर टावर को कॉल करेंगे, लेकिन कब तक, किस लिमिट तक, डिस्टेंस वाइज 25 नॉटिकल माइल के अंदर, देखो यहां पे लिखा हुआ है ना 25 नॉटिकल माइल, और
अल्टीट्यूड वाइज 5000 फीट, ये मैं आपको इमीडिएट समझाता हूं, ठीक है। 50 लिखा हुआ है ना, तो 5000 फीट तक। अल्टीट्यूड लिमिट, ठीक है, डिस्टेंस लिमिट तो आपको नॉटिकल माइल में मिल जाएगा हर एक कंट्रोल जोन के बाद। ये देखो यहां भी लिखा हुआ है 30 नॉटिकल माइल, यहां भी लिखा हुआ है कुछ ना कुछ 25 नॉटिकल माइल, हर एक कंट्रोल में आपको डिस्टेंस मिल जाएगा। लेकिन अल्टीट्यूड लिखा रहेगा इन द फॉर्मेट ऑफ फ्रैक्शन a/b, कोशेंट के फॉर्म में, नमरेटर एंड डिनोमिनेटर, ठीक है, इस फॉर्मेट में लिखा रहेगा। तो अगर a/b के फॉर्मेट में लिखा है ना, तो जो अल्फा, जो ऊपर का है, जो नमरेटर है a, दिस इज द अपर लिमिट, एंड जो डिनोमिनेटर में है ये हो जाएगा बॉटम लिमिट, ठीक है, अपर लिमिट एंड बॉटम लिमिट। इसका क्या मतलब हो गया? अब देखो, नागपुर टावर को हम कॉल करेंगे कब तक? 5000 फीट तक टॉप लिमिट, यानी अपर लिमिट हमको मिल गया 5000 फीट तक। कहां से? CTR, मतलब ग्राउंड लेवल से, जीरो से लेके 5000 फीट तक। नागपुर अप्रोच को कॉल करेंगे, लेकिन कहां से कहां तक? 5000 फीट से लेके 10,000 फीट तक। यह दिख रहा है आपको 100, ये फ्लाइट लेवल के फॉर्मेट में है। तो 5000 फीट से लेके 10,000 फीट तक हम कॉल करेंगे नागपुर अप्रोच को। ये चीज सबको समझ में आया? यस। यानी हम कंट्रोल जोन में हैं, नागपुर टावर को कॉल करेंगे, लेकिन अल्टीट्यूड वाइज 5000 फीट और डिस्टेंस वाइज 25 नॉटिकल माइल। कंट्रोल सॉरी, टावर के बदले हम कॉल करेंगे फिर अप्रोच को, डिस्टेंस वाइज 50 नॉटिकल माइल, देखो यहां पे लिखा हुआ है, एंड अल्टीट्यूड वाइज 5000 फीट से ऊपर और 10,000 फीट से नीचे। सबको समझ में आ रहा है ये चीज? तो अब मैं कुछ रैंडम क्वेश्चन बोलूंगा, आप लोग पार्टिसिपेट करो आंसर देने में। इसी से आपका एक और डाउट क्लियर होगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सपोज हम इस रेड डॉट पे फ्लाई कर रहे हैं, ये रेड डॉट आपको दिख रहा है जो मैं बना रहा हूं नागपुर के पास, दिखा? दिख रहा है। इस रेड डॉट पे फ्लाई कर रहे हैं एट एन अल्टीट्यूड ऑफ 3000 फीट। किसको कॉल करेंगे? वर्क हो। टावर। नागपुर टावर को, ठीक है। इस रेड डॉट, ठीक है, एक दूसरा रेड डॉट बनाओ, रेड और ब्लू वाला। इस रेड और ब्लू डॉट पे फ्लाई कर रहे हैं एट एन अल्टीट्यूड ऑफ 7000 फीट। किसको कॉल करेंगे? नागपुर अप्रोच। नागपुर अप्रोच, वेरी गुड। अगेन ग्रीन डॉट बना रहा हूं, इस ग्रीन डॉट पे हम फ्लाई कर रहे हैं एट एन अल्टीट्यूड ऑफ 15,000 फीट, 15,000 फीट सॉरी। किसको कॉल करेंगे? नागपुर कंट्रोल। कंट्रोल, वेरी गुड। टावर के रेंज से बाहर है, अप्रोच के रेंज से बाहर है। अब किसको करेंगे? कंट्रोल को। क्लियर? क्लियर टू ऑल? क्लियर। इस रेड डॉट पे फ्लाई कर रहे हैं, यहां वाले रेड डॉट पे, किसको कॉल करेंगे? कंट्रोल। कंट्रोल। नागपुर कंट्रोल। हाँ, वेरी गुड, ठीक है। एक जो ग्रीन डॉट मैंने बनाया है आउटसाइड में, यहां पे किसको कॉल करेंगे? कंट्रोल को, नागपुर कंट्रोल को, ठीक है। तो कंट्रोल, टावर अप्रोच से जो बाहर है उसके बाद कंट्रोल। अब टावर और अप्रोच में ही एक कॉन्फ्लिक्ट है, उसको आप लोग सुलझाओ। ये पता नहीं ये कौन सा कलर है, पर्पल है या वॉयलेट है, ये वाला कलर मुझे नहीं पता, ठीक है। तो ये जो मैंने डॉट बनाया है, ठीक है, सर एक डाउट है। कौन सा है? हाँ हाँ, सर ये आपने कोलकाता FIR में वो वाला हाईलाइट किया था, तो वो कोलकाता अप्रोच होगा ना? अप्रोच नहीं, कंट्रोल होगा। वो सर मैं कोलकाता बताऊंगा, कंट्रोल होगा ना? क्योंकि बताऊंगा, डोंट वरी, बताऊंगा। नहीं, वो हमेशा FIR से डायरेक्ट डिसाइड नहीं होता है, ठीक है, डोंट गो ओवर देयर। FIR से कंट्रोल डायरेक्ट डिसाइड नहीं होता है।
ऐसा नहीं है कि यहाँ रहेंगे तो कोलकाता कंट्रोल और यहाँ रहेंगे तो नागपुर कंट्रोल, नहीं, डिस्टेंस देखा जाता है कि कौन नजदीक पड़ रहा है। ठीक है, बताओ उस पे, बताओ आएगा, कैलकुलेशन तो बहुत सारा है। अभी आप ध्यान से देखो, ये जो पता नहीं जोन सा भी कलर है, रेड और ब्लू, ठीक है, मैं तो ब्लू ही बोल रहा हूँ, रेड और ब्लू पे फ्लाई कर रहा है, ठीक है, एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 7000 फीट। किसको कॉल किया जाए, बताओ। वेरी गुड, अप्रोच को। क्यों? क्योंकि हमने देखा कि सिर्फ डिस्टेंस नहीं, अल्टीट्यूड भी संभालना है। तो सबसे बेचारा जो पिटता है ना, वो पिटता है टावर। सबसे कम लिमिट टावर के अंदर ही रहता है, या तो डिस्टेंस खत्म हो जाए या अल्टीट्यूड खत्म हो जाए। सबसे जल्दी गिव अप होता है टावर पे। भले आप उसके कंट्रोल जोन में, उसके अल्टीट्यूड से बाहर जाइए या उसके डिस्टेंस से बाहर जाइए, सबसे पहले टावर ही आउट होता है। ठीक है, तो भले आप कंट्रोल जोन में फ्लाई कर रहे हो, बट उसके अपर लिमिट से ऊपर चले गए तो आपका कॉल जाएगा अप्रोच को। इट मीन्स अप्रोच जो है वो सिर्फ ये खाली वाला एरिया नहीं, ठीक है, वो पूरे सर्कल को मॉनिटर करेगा अपने लिमिट में रहते हुए। 5000 फीट से ऊपर और 10,000 फीट से नीचे अप्रोच ये पूरे एरिया पे कमांड रखेगा। इसलिए इसको बोलते हैं कंट्रोल एरिया। जोन मतलब हमेशा छोटा छोटा होता है। ठीक है, समझ में आया सबको? हाँ, एक सेकंड। यस यस, जैसे ये जो सारी इंटरनेशनल फ्लाइटें होती हैं, हाँ हाँ जो एकदम हाई एल्टीट्यूड, सपोज 35,000 फीट पे उड़ रही है या 40,000 पे, चलो हाँ मानो हाँ अबू धाबी से श्रीलंका या हाँ, डन डन ओवर डन, फ्रॉम गॉट। इंडियन। हाँ, हाँ हाँ, तो अगर ये एक क्रूज फ्लाइट पे है तो ये हमेशा कंट्रोल के ही टच में रहेंगी। यस, कंट्रोल के टच में रहेंगे, नियर बाय कंट्रोल्स पे। ठीक है, डन। डन डन। नाउ ये तो हमने देखा नए वाले चार्ट्स के फॉर्मेट में। नाउ विल गो टू द ओल्ड चार्ट फॉर्मेट। उसमें सिर्फ क्या किया है आप ध्यान से देखो, अल्टीट्यूड के रिप्रेजेंटेशन को अलग तरीके से दिखाया है। ऐसा नहीं है कि वो समझ में नहीं आएगा, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है। अब देखो क्या है, वहां पे हमने देखा था अल्टीट्यूड रिप्रेजेंटेशन इन द फॉर्मेट ऑफ कोशेंट, इन द फॉर्मेट ऑफ फ्रैक्शन। लेकिन यहां पे आप देखो थोड़ा सा अलग टाइप से दिया है। नागपुर को ही देखते हैं अच्छे से, इसमें क्या अच्छा, किया सॉरी है। फॉर द डिस्टर्बेंस। हाँ हाँ, गो हेड, अभी जैसे बोलो हम बोलो। लोग ने यहाँ पे एल्टीट्यूड चेक किया, मतलब 10,000 तक हमने बात की, ठीक है, कि ये ठीक उसको है, कंट्रोल करेगा, वो उसको कंट्रोल करेगा। और सब हाँ जैसे इंडिया में ही जो हमारी फ्लाइटें उड़ती हैं 25,000 30,000 पे ही जाती है, हाँ, बट शॉर्ट डिस्टेंस पे, ठीक है। तो ये किसके कंट्रोल में रहेंगे? क्रूज किया ही नहीं ना। अगर क्रूज नहीं कर रहे हो, अल्टीट्यूड हम्म लिमिट करके चल रहे हो, तो आप, हम्म, अच्छा, ओके ओके, इसको रिलेट मत करो रियल चार्ट से। रियल चार्ट्स में 5000 7000 फीट नहीं रहेगा, उसका अल्टीट्यूड ओके। और भी ज्यादा रहेगा, राइट। तो आप जो 25,000 26,000 फीट बोल रहे हो, वो किसी के हाँ, अप्रोच को एलोकेटेड रहेगा। ठीक है, वो आपको अप्रोच मिलेगा। नहीं मिला है तो एनी हाउ कंट्रोल ही डिसाइड करेगा। ठीक है, ओके। अगर नहीं मिला है ठीक तो डन। ठीक। ये डन। हाइपोथेटिकल है। नाउ इस वाले चार्ट्स में, ठीक है, अल्टीट्यूड का कैलकुलेशन बस ए बाय बी के फॉर्म में नहीं है। यहां पे हमने देखा है, देखो, ये एक बार के फॉर्मेट में है। तो इसको समझना और भी आसान है। कैसे? अगर यहाँ पे लिख दिया है फ्लाइट लेवल 50 और ऊपर में बार लगा दिया है, यानी अपर लिमिट को रिस्ट्रिक्ट कर दिया है। अगर मान लो कि बोलते हैं ना, कुछ लोग बोलते हैं कि बार लगा दिया या कैप लगा दिया, इट मीन्स मैंने आपको लिमिट कर दिया। तो 50 के ऊपर बार यानी 5000 से ऊपर नहीं जा सकता। ठीक है, 70 के नीचे बार लगा है, यानी 70 से नीचे नहीं जा सकता, ऊपर जाएगा। क्लियर?
तो यहाँ पे भी टावर और अप्रोच को ही कॉल करेंगे, लेकिन बार को देखते हुए। बार किधर लगा है, ऊपर की नीचे? ऊपर लगा है यानी अपर लिमिट। बार को हम लोग समझेंगे लिमिट, अपर लिमिट लोअर लिमिट, अपर लिमिट अपर लिमिट, ठीक है, अपर लोअर लाइक दिस। क्लियर? ये वाला सबको समझ में आया? कॉन्सेप्ट सेम है, बस अल्फा बाय ब्रेवो के जगह पे, सॉरी फ्रैक्शन के जगह पे लिमिट्स का यूज किया गया। क्लियर टू ऑल? सर तो इस स्टार्ट में अगर कोई 6000 हाँ, पे है तो फिर किसको कॉल करेगा? वेरी गुड। कहाँ पे है 6000 पे? 40 नॉटिकल माइल के अंदर, यहाँ हाँ हाँ हाँ। अप्रोच, अप्रोच, अप्रोच को। अच्छा वेट 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 वेट, ये बट वाला सर उसकी तो लगता है मैंने यहाँ पे गलत, एक हाँ, यस यस, आई रिकॉल इट। मैंने यहाँ पे एक मिस्टेक किया, मैंने यहाँ पे गलत बोला है। वो मैंने बोल दिया कि लोअर लिमिट मतलब कि इसके नीचे नहीं, राइट? नो नो नो, इट्स नॉट लाइक दैट, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, 7000 फीट से ऊपर। अच्छा आपने 6000 बताया ना, चलो ये ट्रिकी है, अभी आता हूं इस पे। यहाँ पे इसका मतलब है कि 7000 फीट से ऊपर जाएगा तो अप्रोच को कॉल करेगा, और यहाँ पे है कि 5000 फीट से नीचे रहेगा तो टावर को कॉल करेगा। अब आपका डाउट आया कि 6000 फीट पे किसको कॉल करेगा। इसमें दो चीज है, ठीक है, एक ध्यान रखना। हमने पहले कुछ देर पहले क्या बताया था कि सबसे पहले कौन पिटता है? टावर। सबसे पहले टावर आउट होगा, तो नेक्स्ट एटीसी जो कॉल उठाएगा वो उठाएगा अप्रोच, ठीक है। तो अगर ऐसा कभी सिनेरियो आए 6000 फीट का, तो वहां पे कॉल पिक करेगा अप्रोच। अब आप बोलोगे कि सर ये तो फिर डाउटफुल जैसा ही रह गया, कि ये नहीं तो चलो ये कर लो काम, इससे तो एग्जाम में नहीं जा सकते। यस, इससे एग्जाम में नहीं जा सकते, तो एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन भी नहीं देगा, क्योंकि एग्जाम का जो क्वेश्चन रहता है इसी चार्ट से बनता है। एंड आई टोल्ड यू कि दिस इज हाइपोथेटिकल चार्ट, इसका रियलिस्टिक अप्रोच से रिजेम्बलेंस नहीं है। तो अगर इस चार्ट में 6000 फीट अनडिसाइडेड है, तो आपको यहाँ पे 6000 फीट का कॉल नहीं देगा। क्लियर? यस सर। ठीक है, ऐसा नहीं देगा। अगर दे दिया तो टावर तो बेचारा सबसे पहले आउट हो गया, पिक्चर में आ गया अप्रोच। डन? तो अप्रोच को कॉल लगाएंगे। नाउ सो these are the things. Now some of the time you may see it is written like that कि ये वाला पूरा एरिया, यहां देखो इसने बहुत ज्यादा कचरा फैला के रखा है। क्या? कि इस एरिया में आप कॉल करोगे, अगर 20,000 फीट से 46,000 तक हो तो मुंबई कंट्रोल को कॉल लगाओ, 5,000 फीट से 15,000 फीट तक हो तो औरंगाबाद कंट्रोल को कॉल लगाओ। ठीक है, ये सब आपको दिख रहा है। 20,000 फीट से 46,000 तक यहाँ फ्लाई कर रहे हो तो मुंबई टीएमए को कॉल लगाओ, नहीं मुंबई कंट्रोल को कॉल लगाओ। इस एरिया में 10,000 फीट से 46,000 फीट तक हो तो नागपुर कंट्रोल को कॉल लगाओ। ये सब कुछ ना कुछ आपको मार्किंग्स या कुछ ना कुछ गाइडलाइंस आपको दिखेंगे चार्ट पे, तो उसको फॉलो करते हुए जाना है। क्लियर? समझ में आया सबको कि कैसे हम एक राइट एटीसी डिसाइड करेंगे? सो यूजिंग दिस, when we are going to give the call, we will find the right ATC, and this one is the end of chart reading techniques. इन्हीं टेक्निक का यूज करके आप चार्ट्स को पढ़ सकते हो और चार्ट को इंटरप्रिटेट कर सकते हो कि उसका मीनिंग क्या निकालूं, कैसे समझूं। ठीक है, होप आई एम क्लियर फॉर ऑल। सबको समझ में आया ये चीज? एक बार बाहर वाला बताइए ना। ओके। कुछ नहीं, जो अपना अल्फा बाय बीटा का फॉर्मेट है ना, सॉरी ए बाय बी, जो फ्रैक्शन वाला फॉर्मेट है ना, उसको हम लोग ऐसे लेंगे जैसा हम लोग ए बाय बी के फॉर्मेट में देखते थे कि अगर हमने लिख दिया ए बाय बी, ठीक है, यानी ए अपॉन बी हमने लिख दिया, तो ए बोलते थे अपर लिमिट, बी बोलते थे लोअर लिमिट। यहाँ पे क्या करेंगे, बार का मीनिंग होता है लिमिट, ठीक है। तो हम अगर हमने 5,000 फीट के ऊपर बार लगाया, यानी इसका लिमिट है 5,000 फीट तक, ठीक है। हमने आपको ऊपर से रोक दिया, यानी आप इससे ज्यादा नहीं बढ़ोगे।
5000 फीट से ज्यादा नहीं भरोगे, हमने ऊपर ही आपका ढक्कन लगा दिया, कैप लगा दिया। फिर 7000 फीट नीचे लगा दिया ढक्कन, यानी नीचे का मामला तुम नहीं देखोगे भाई, ऊपर का मामला तुम देखो, 7000 फीट से ऊपर का। क्लियर? क्लियर है। ठीक है। नाउ ये तो हो गया आपके पुराने चार्ट्स। अब आप नए वाले चार्ट्स में क्या देखोगे ना कि कई जगह पे आपको कंट्रोल्स का सजेशन रहता है हमेशा। जैसे देखो यहाँ पे आप जब टावर और अप्रोच के रेंज से बाहर आए तो ये देखो यहाँ पे कंट्रोल का सजेशन है ना कि फ्लाइट लेवल 150 बार अहमदाबाद टीएमए, मतलब 15000 फीट से ऊपर अगर आप फ्लाई कर रहे हो तो इस रीजन में अहमदाबाद कंट्रोल को कॉल लगाओ। डन। सिमिलरली इस रीजन में अगर आप 15000 फीट से ऊपर फ्लाई कर रहे हो तो नागपुर कंट्रोल को कॉल लगाओ। हमने पुराने वाले चार्ट्स में देखा था, सेम चीज लिखा हुआ था कि 50 to 150 नागपुर टीएमए, ऐसा करके, यानी 5000 फीट से लेके 15000 फीट तक अगर फ्लाई कर रहे हो तो नागपुर कंट्रोल को कॉल लगाओ। डन। टीएमए मतलब टर्मिनल मूवमेंट एरिया, यानी आपका कंट्रोल। ठीक है। तो सीटीआर कंट्रोल जोन उसको देखेगा टावर, सीटीए कंट्रोल एरिया उसको देखेगा अप्रोच, देन आता है टीएमए उसको देखेगा वहां का कंट्रोल। डन। अब आप क्या देखोगे Yes. कि जो पुराने चार्ट्स थे इसमें कई बार कुछ कुछ मिस्टेक्स थे जिसको सुधारने की कोशिश की गई, लेकिन ठीक कोई नहीं किया, क्योंकि वो लोग भी तो बस एग्जाम लेने से मतलब रखते हैं ना। यहाँ पे देखो कोलकाता पे, जहां मैं सर्कल कर रहा हूं, यहाँ पे लिखा हुआ है कोलकाता सीटीए। कई बार ना आपको यहाँ पे सीटीआर भी लिखा हुआ दिख जाएगा, लेकिन ये रीजन कहीं से भी टावर और अप्रोच के कंट्रोल से बाहर है। ये वाला एरिया कंट्रोल के अंदर में आएगा, राइट। देखो अगर इसके बाउंड्री को मैं पूरा करूं तो ये वाला एरिया कंट्रोल के अंदर में आएगा। तो आपको कई बार इस टाइप के कंफ्यूजिंग टर्म्स देखने को मिलेंगे, जब हम प्रैक्टिस करेंगे ना तो वहां पे आपको देखने को मिलेगा। आप हमेशा मन में एक ही ध्यान रखो, टावर को पार किया, अप्रोच को पार किया, ओपन एयर में जहां कहीं भी घूमो कंट्रोल को कॉल करो। ठीक है। अगर आप किसी के टावर या अप्रोच के रेंज से बाहर हो, ओपन एयर में घूम रहे हो, तो हमेशा कंट्रोल को कॉल करेंगे, चाहे वो अपने एयरपोर्ट के आसपास का कंट्रोल हो या किसी नियर बाय एयरपोर्ट्स का कंट्रोल ऑफिस हो। ओपन एयर अदर देन टावर एंड अप्रोच, कॉल शैल गो टू कंट्रोल ओनली। Am I clear over this? Yes. ठीक है। आज का लेक्चर में थोड़ा धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ, राइट। थोड़ा बोरिंग जैसा भी लग रहा होगा। Why? Because I feel this topic is very important. हर एक क्लास में आपको इस टॉपिक की जरूरत पड़ेगी, तभी मैं आपको पढ़ा रहा हूं। डन। आप लोग भी जब कलर प्रिंट आउट लोगे तो इस चार्ट को अपने से एक बार समझना, जैसा मैंने बताया ना, हर एक लीजेंड का मीनिंग, और मन में एक क्वेश्चन रखना, क्या? हाउ टू फाइंड द राइट एटीसी। आप हमेशा ये सोचना कि अगर यहां फ्लाई करूंगा तो किसको कॉल करूंगा, यहां फ्लाई करूंगा तो किसको कॉल करूंगा। ठीक है। ऐसा मन में क्वेश्चन रखना और चार्ट्स को पढ़ना। आप देखोगे आउट ऑफ 8 चार्ट 5-6 लोकेशन आपको ऐसे मिलेंगे ना जहां पे आप बोलोगे कि सर यहाँ तो कोई ना कंट्रोल पर रहा है, ना टावर पर रहा है, ना अप्रोच कर रहा है, यहाँ पे किसको कॉल करूं। इस टाइप के डाउट्स आप लेके आओ, तब मैं आपको एक चीज और समझाऊंगा, हाउ टू कॉल द नियर बाय एटीसी। ठीक है। तो आप जब प्रैक्टिस करोगे ये चीज तब मैं आपको बताऊंगा, हालांकि 1-2 दिन बाद बता ही दूंगा अगर आप लोग नहीं बताओगे तो भी, बट आप लोग खुद से प्रैक्टिस करो और मन में सवाल रखो, हाउ टू फाइंड द राइट एटीसी। अब आपको एक चीज एसीसी और दिख एचएफ रहा, है या वीएचएफ है? कंट्रोल वीएचएफ, एसीसी एसीसी वीएचएफ है। वीएचएफ ये सारे फ्रीक्वेंसी वीएचएफ है। वीएचएफ तो आई थिंक 100 नॉटिकल माइल ही है ना नहीं नहीं रेंज? नहीं, 200 250। और एक चीज हमेशा ध्यान में रखना रेडियो थ्योरी में, ठीक है,
वी ऑल आर टेक्नोक्रेट्स इन एवियोनिक्स खास करके। रेडियो पे ना आप लिमिट नहीं लगा सकते। ये जो हम बोलते हैं ना रेंज, रेडियो का कभी भी लिमिट नहीं होता है। इसको आज तक कोई नहीं डिसाइड कर पाया कि हमारा रेंज इतना है, कभी नहीं। आप एक बाउंड्री नहीं बना सकते रेडियो पे। ये इसके बाद भी काम कर सकता है, हमेशा ऐसा रहता है। ये इसके बाद भी काम करेगा और इसके अंदर भी काम नहीं करेगा, ऐसा भी हो सकता है। पूछो कैसे? आप मोबाइल लेके घर के रूम में बैठे हो, वॉशरूम चले गए, मोबाइल का नेटवर्क गायब हो जाता है। बालकनी में आ गए, नेटवर्क फुल पकड़ लिया। क्यों? क्या वहां पे हमारा वीएचएफ कम्युनिकेशन या वीएचएफ रेडियो अवेलेबल नहीं है? आपके घर के पास है। क्या उस एरिया में आपके पास रेडियो सिग्नल नहीं है? है। फिर क्यों उस रूम में जाके टावर नहीं पकड़ा? क्योंकि वहां पे सिग्नल को जाने के लिए प्रॉपर पाथ नहीं मिला। और ऐसा भी नहीं है कि हम बोल देंगे सिर्फ यही बाउंड्री हो गया रेडियो का। नहीं, रेडियो वेव्स जब प्रोपागेट करेगा तो एयर के साथ साथ, एनवायरनमेंट के साथ साथ श्रिंक और एक्सपैंड भी करता है। वो इसके बाद भी काम करेगा और कई बार पीछे भी शॉर्ट भी पड़ सकता है, आधे पे रुक जाएगा। हमने वाईफाई का रेंज बताया या ब्लूटूथ का रेंज बताया कि 20 मीटर तक काम करेगा, लेकिन आप देखते हो जैसे मोबाइल से ब्लूटूथ में गाना बजा रहे हो, मोबाइल लेके दूर जाने लगे तो स्पीकर का वॉल्यूम कर 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 करने लग गया। मीन्स भले विद इन द रेंज है लेकिन रेडियो सिग्नल वीक पड़ रहा है वहां पे। ठीक है? तो इसका एक डिसाइसिव बाउंड्री नहीं होता है वीएचएफ में, काम करेगा। क्लियर? तो फिर और कैसे हम लोग ये हाँ हाँ, वेरी गुड, बताता हूँ, डोंट वरी। हम जो नॉर्मल टावर या अप्रोच का देखते हैं कम्युनिकेशन, वो आप देखोगे 118 से लेके 125 तक के बीच में बंद हो जाता है। बट जो हम देखते हैं कंट्रोल्स का, हमेशा ये देखना, अपना वीएचएफ कम्युनिकेशन क्या है? 118 से 137 मेगाहर्ट्ज, राइट? तो कंट्रोल हमेशा अपर लिमिट के पास रहेगा, 130, 136, यानी हमने मैक्सिमम पावर दिया है कंट्रोल्स के पास, तो ये करेगा कवर उस पूरे एरिया को। डन? समझ में आ रहा है? यस, नो? विक्टर टेंगो विक्टर रोमियो लीमा, वीएचएफ थ्योरी पे आ रहा है प्रॉब्लम? थोड़ा थोड़ा डाउट आ रहा है? वीएचएफ थ्योरी थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूं। अभी देखो, आपने बोला रेंज। जब आप एयरपोर्ट पे रहते हो तो आप एक लेटरल रेंज निकालोगे, यहां तक हमारा 200 नॉटिकल माइल हो गया डिसाइडेड, राइट? बट जब आप इन द एयर रहोगे तो वहां पे लेटरल के साथ साथ वर्टिकल रेंज भी है, स्लैंट हाइट भी है। तो हम मैक्सिमम कितना हाइट तक जाते हैं? 50,000 फीट। उससे ज्यादा तो नहीं जा सकते ना, राइट? उतने से ज्यादा तो कोई भी एयरक्राफ्ट जाता है। तो वहां पे हमारा लाइन ऑफ साइट वर्क करेगा ना? क्या वो 200 नॉटिकल माइल से ऊपर ज्यादा है? नहीं, राइट? तो स्लैंट पकड़ेगा, कोई ना कोई पकड़ेगा ना। क्लियर आ रहा है? और जरूरी नहीं है कि हम जो वीएचएफ कम्युनिकेशन यूज कर रहे हैं इसमें सिर्फ हमारे ग्राउंड पे ही स्टेब्लिश टावर है। हमारे पहले जो लोरेन होते थे ना, लॉन्ग रेंज कम्युनिकेशन और ओमेगा, वहां पे हमारा फ्रीक्वेंसी जनरेटर और फ्रीक्वेंसी रिसीवर ये सब ग्राउंड्स पे ही होते थे। अभी सारे के सारे कम्युनिकेशन सैटेलाइट असिस्टेड है। ठीक है? तो ये नहीं सोचने का कि रेंज खत्म है, नहीं, पकड़ेगा। आप ट्राई करो, ठीक है? कभी ट्राई करना। आप भले क्या कहते हो, होसूर एयरफील्ड पे हो, आप कभी बेंगलोर टावर का फ्रीक्वेंसी ट्यून करके बात करने की कोशिश करो। करो कोशिश ऐसे ही, एक आध बार रैंडम ट्रायल बेटा मारो। है हालांकि दिस इज बेंगलोर सजेस्ट करता है या चेन्नई सजेस्ट करता है? होसूर से कौन सा? सजेस्ट चेन्नई करता है, लेकिन कभी कभी ना होने पर हम लोग बैंगलोर से भी बात किए हैं। हाँ, तो देता है रिस्पॉन्स। आप चेन्नई कर लेना ट्यून, वो भी रिस्पॉन्स देगा, पकड़ता है। ठीक है? वीएचएफ में क्लियर बाउंड्री नहीं होती, वो रेडियो वेव है, वो किसी के लिमिट का चीज नहीं है।
कम भी पड़ सकता है, एक्सपेंड भी कर सकता है। ठीक है, सो दिस वाज द चार्ट रीडिंग टेक्निक्स। ठीक है, अगर आपको फर्दर डाउट आ रहा है वीएचएफ पे, कोई बात नहीं, आप एक बार थोड़ा सा अलग से वीएचएफ पढ़ो थ्योरी। ठीक है, मे बी आई विल बी रॉन्ग, आई एम नॉट श्योर कि मैं हमेशा सही बता रहा हूँ। यू आर ऑल्सो एक्सपर्ट इन योर फील्ड, इन योर डेजिग्नेशन। पता करो, मुझे बताओ, लेट मी नो, आई विल टेल यू फर्दर। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। हाँ हाँ, जो ये चार्ट में फ्रीक्वेंसी रहती है ये सेम मतलब नॉर्मल रियल लाइफ में भी सेम फ्रीक्वेंसी रहती है उस स्टेशन की? सिमिलर रहेंगे, सेम नहीं रहेंगे। सपोज दिल्ली टावर का फ्रीक्वेंसी है 118.1, रियल लाइफ में हो सकता है 118.5432, इस टाइप से। ठीक है, इसी रेंज में रहेगा। डन। ओके सर। नाउ अब आप बोलोगे कि सर कुछ एक्स्ट्रा इमेजेस हमने देखे चार्ट्स के ऊपर, यहाँ एक ट्रेंगल बना हुआ है, यहाँ पे एक ट्रेपीजियम बना हुआ है, और इसमें कुछ ना कुछ नंबर लिखा हुआ है, कहीं पे तो नीचे पेंटागन बना हुआ है, किसी भी टाइप का अजीब अजीब टाइप का शेप बना के दिया हुआ है, और इसके बीच में कुछ ना कुछ नंबर भी लिखा हुआ है। देख रहे हो, ये जो आप अलग अलग टाइप के डायग्राम देखते हो, दीज आर नोन एज रेस्ट्रिक्टेड एरियाज। ठीक है, यहाँ पे आपका ऑपरेशन रेस्ट्रिक्टेड और प्रोहिबिटेड रहता है। आप क्या देखोगे, जैसे यहाँ पे नजर मारो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, VAR 34, राइट। ऊपर वाले की तरफ देखते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है VIR 34, यहाँ पे लिखा हुआ है VIR 41, VIR 37। ये सब क्या है भाई? चार्ट्स में कुछ ना कुछ रेस्ट्रिक्टेड और प्रोहिबिटेड एरिया रहेंगे, और आपको इस टाइप के नंबर दिखेंगे, लिखा रहेगा VIR, कुछ ना कुछ नंबर रहेगा, VIP कुछ ना कुछ नंबर दे देगा, और मिलेगा VID, इस टाइप से। इसको देखो, अगर है R, प्लीज कंफर्म इफ दैट म्यूजिक इज अनोइंग। ज्यादा डिस्टर्ब कर रहा है क्या, या ठीक है, पढ़ाता हूं तो चलता है, वॉइस क्लियर है? ठीक है सर। चलो, क्लियर है? अगर अगर VIR है मतलब रेस्ट्रिक्टेड एरिया, और VIP है मतलब प्रोहिबिटेड एरिया, VID मतलब डेंजर जोन। ठीक है, नोट करो सब लोग, VIR रेस्ट्रिक्टेड एरिया, P प्रोहिबिटेड एरिया, D डेंजर जोन। अब रेस्ट्रिक्टेड, प्रोहिबिटेड और डेंजर में क्या डिफरेंस है? रेस्ट्रिक्टेड और प्रोहिबिटेड में डिफरेंस समझते हैं। रेस्ट्रिक्टेड मतलब आप वहां जा तो सकते हो, लेकिन कुछ ना कुछ लिमिट लगा देगा कि ताजमहल के ऊपर से अगर फ्लाई करना है तो 30,000 फीट से नीचे फ्लाई नहीं करोगे, वो हो गया VIR। प्रोहिबिटेड, राष्ट्रपति भवन के ऊपर से फ्लाई नहीं करोगे। ठीक है, डेंजर जोन, वोल्केनो है, माइनिंग है, मिसाइल टेस्ट कर रहे हैं, मत घुस जाओ, डेंजर जोन। तो आपको इस सब टाइप की चीजें देखने को मिलेगी। अगर यहाँ पे लिखा हुआ है V मतलब इंडिया, I मतलब दिल्ली FIR का रेस्ट्रिक्टेड एरिया, दिल्ली FIR का डेंजर जोन। अगर लिखा हुआ है VAP मुंबई FIR का प्रोहिबिटेड एरिया, VAD मुंबई FIR का डेंजर जोन। ठीक है, VOR सदर्न FIR का रेस्ट्रिक्टेड एरिया, VOR ओमनी रेंज वाला नहीं। ठीक है, अगर एक बाउंड्री ऐसा बना दिया और लिख दिया है VOR, तो सदर्न FIR का रेस्ट्रिक्टेड एरिया, VOD सदर्न FIR का डेंजर जोन, और इसके बाद जो नंबर लिखा हुआ है दैट माइट बी ए सर्कुलर नंबर और डॉक्यूमेंट नंबर। जिस डॉक्यूमेंट के थ्रू इसको डेंजर जोन घोषित किया गया, ये उस डॉक्यूमेंट का नंबर हो सकता है। क्लियर, समझ में आ रहा है? तो इस टाइप की अगर आपको डायग्राम दिखे तो वहां पे अपने आप आपको समझ जाना है कि रेस्ट्रिक्टेड एरिया, डेंजर जोन या प्रोहिबिटेड एरिया है। क्लियर, वहां पे आपको फ्लाइट अवॉइड करनी है, आप उसके थ्रू फ्लाई नहीं करोगे। ठीक है, यहां देखो, VOR 175 मतलब रेस्ट्रिक्टेड एरिया अंडर सदर्न FIR। जिस नोटम के थ्रू इसको रेस्ट्रिक्टेड एरिया बनाया गया वो है 175, लाइक दैट। क्लियर टू ऑल? सो दिस वाज ऑल ऑफ चार्ट रीडिंग टेक्निक्स। ठीक है, सबको समझ में आया? यस नो, प्लीज डू लेट मी नो। ठीक है, यस और Yes, आप लोग सब लोग चार्ट के कलर प्रिंट आउट लो,
और एक बार और प्रैक्टिस करो खुद से। मन में क्या क्वेश्चन रखना है, हाउ टू फाइंड द राइट ETC, यू विल गेट इट। ठीक है, अगर फिर भी नहीं समझ में आया, डू लेट मी नो टुमारो, आई विल एक्सप्लेन। ठीक है, तो सब लोग कलर प्रिंट आउट निकालो और एक बार खुद से थोरो प्रैक्टिस करो। किसी भी टाइप का कंफ्यूजन हो मुझे बताओ। वो जो 2 टॉपिक मैंने बताए थे कि लास्ट में पढ़ाऊंगा, मूवमेंट एरिया और मैन्यूवरिंग एरिया, वो मैं आज छोड़ रहा हूँ, कल देखते हैं उसको। ठीक है, डेफिनेशन वाला चीज है, कल उसको देखते हैं। ठीक है, तो आज के लिए चार्ट रीडिंग टेक्निक्स, होप आई हैड एक्सप्लेन्ड ईच एंड एवरीथिंग मेटिकुलसली एंड क्लियर टू ऑल। समझ में आया? याद नहीं है कोई बात नहीं, प्रैक्टिस के साथ सब कुछ याद हो जाएगा। ये वाली चीजें प्रैक्टिस के साथ याद हो जाएगी। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, आई एम क्लोजिंग दिस मीटिंग हियर ओनली, विल सी यू टुमारो। ठीक है, कल हम लोग बढ़ते हैं आगे। डन, एवरीथिंग इज ओके फॉर ऑल? थैंक यू सर। चलो, Thank you, sir. चलो, थैंक यू, हैव अ गुड नाइट, विल सी यू टुमारो।